अच्छा जी खुबैब अभी डिस्कस कर लेते हैं। 5:15 लिखा हुआ है लिंक पे। अच्छा जी चलें सही है। तो ये कि शेड्यूल में यही था 5:15 पे। हाउ इज इट पॉसिबल की क्लास हो सकती है? अशर कह रहे हैं मैं सोने वाला, तो बेटा कोई और उठाता तेरे को आके, आंखें बंद नहीं देख के किया कर इधर। अच्छा जी इधर एक बच्चे ने मुझे कहा था, मतलब आई थिंक कि उसका वैलिड पॉइंट था। उसने बोला कि सर मुझे ये नहीं मिल रहा है स्टडी टेक्स्ट के अंदर कि ये चीज कहाँ लिखी हुई है जो आपने पढ़ाई है। सही जी, वो मैंने डॉक्यूमेंट भेज दिया था, क्योंकि मैंने आपको ये कहा है कि मेरा दिन भर का उठने सोने का जागने का अकाउंटिंग और ऑडिटिंग का काम है। सही है जी। तो मैंने जो अपनी बुक बनाई है, आवाज क्लियर कर देते हैं। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है आवाज? ओके जी। अच्छा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरी पूरी बुक सही इनलाइन है आयदा से और आपकी स्टडी टेक्स्ट से। सही है जी। तो उसमें ऐसी चीजें हैं जो सारी कवर्ड है। और देखो आपकी स्टडी टेक्स्ट जो है ना वो फैली हुई है, उसमें हर एक बात अलग अलग जगह पे लिखी हुई है। तो मैंने क्या किया, जो रेलेवेंट चीज है उसको एक जगह पे लेके आ गया हूँ, ताकि आपको मसला नहीं हो। वो कवरेज 100% है। देख लेते हैं ये क्या लिखा हुआ है। आप सबके पास स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन आ रही है? बच्चों को इसका मतलब नहीं समझ आता इसलिए बता रहा हूँ इधर। ओके जी। अच्छा, बुक भी आ जाएगी, प्रिंटिंग के लिए चली गई है, बस इसी वीक में या मंडे तक आपको मिल जाएगी। सही है जी। ये मैं मेक श्योर कर लूंगा। वर्क बुक नहीं है वो, रीजन है उसके पीछे। वर्क बुक नहीं बनाई इसलिए क्योंकि आप उसमें फिर अंग्रेजी लिखते हैं, फिर काटम पीटी होती है, उस वजह से। सही है जी। तो इसलिए वो नहीं बनाई है, वरना मेरे को ऑप्शन था इधर। अच्छा भाई अब इधर देख लें। अच्छा, मेरा और सर यारम का पोर्शन अलग अलग है उसमें। यानी एक सर यारम का पोर्शन है, फिर उसमें एक ब्रेक है, और फिर मेरा है। एक ही बुक है, कंबाइन है वो। चलें जी इधर। अब देखें वो क्या रहा है, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस एंड मटीरियलिटी। अब ये बहुत सारी चीजें आयजा 315 और 320। इधर देखिएगा जानी फोकस के साथ। वो बोलता है कि ऑडिटर परफॉर्म करेगा रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। देखो ये कितनी वेग लिखी हुई बातें, क्योंकि स्टैंडर्ड को समझना इटसेल्फ एक आर्ट है। सुनना इसको। द ऑडिटर परफॉर्म रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल विषय में। बोल क्या रहा समझे इस बात को। वो बोल रहा है कि भाई रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अच्छा, अब मैं बहुत ही सुकून से एक एक चीज बता रहा हूँ, तुम लोग पिक करना है इस बात को। सही है, क्योंकि इसमें बहुत गहराई है बातों में, इसलिए कह रहा हूँ। वो कह ये रहा है कि ऑडिटर जब इदारे के अंदर एंटर होगा ना, वो कोई प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। उन प्रोसीजर्स का नाम है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। यानी रिस्क को असेस करने के लिए कोई काम करेगा, उसको हम प्रोसीजर्स कहते हैं। पहली बात क्लियर हो गई ऑनलाइन में? जल्दी बताओ, ताकि ये क्लैरिटी के साथ लेके चले। बुक होगा उसमें भी लिखी हुई है ये बातें, और इसी सीक्वेंस में लिखी हुई है। ओके, अब आगे सुने। वो बोल रहा है वो जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म करेगा, सही है, उसको उससे मिलेगा क्या? क्या मिलेगा उसको? असेसमेंट मिलेगी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट की। यानी इसको ये पता लग जाएगा, कि मसला कहाँ कहाँ हो सकता है। ऐसा ही है, मसला कहाँ कहाँ हो सकता है। ऑनलाइन मतलब पहले बताओ, यहाँ तक क्लियर है? ये इस अंग्रेजी का मतलब, इस अंग्रेजी का मतलब क्लियर है? जल्दी बताओ। वेरी गुड यार, बेहतरीन। आगे सुने। फिर वो कहता है, मैंने शायद कल की क्लास में बताया था तुम्हें, जरा फोकस होकर सुनना ये जो बातें हैं, क्योंकि तुम खुद रीड करोगे, मैं कसम खाता हूँ बाउंसर जाएगी। इवन फाइनल के बच्चों को ये तमीज नहीं पता होती है कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होते हैं, रिस्क क्या होते हैं। तो वो तुम्हें सिखा रहा हूँ, आजा सुनना। वो कह ये रहा है कि आयजा 315 कहता है कि ऑडिटर रिस्क असेसमेंट के प्रोसीजर क्या होते हैं। यानी अब मैं ये बता रहा हूँ एक स्टेप पीछे आगे वापस से। मैंने कहा ऑडिटर इदारे में एंटर होते ही क्या परफॉर्म करेगा? प्रोसीजर। उस प्रोसीजर का नाम क्या है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। यहां तक क्लियर है? फिर अब बता रहा है कि वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या होते हैं, कैसे रिस्क असेस करेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि क्या करेगा, मैं बोल रहा हूँ कैसे रिस्क असेस करेगा। क्या करेगा? पहली के लिखी हुई इंक्वायरी। मैंने शायद बताई थी ये बात कि आपको कैसे पता लगेगा मार्केट में क्या चल रहा है, कंपनी में क्या चल रहा है, इंक्वायरी करके। आगे देखें क्या लिखा हुआ है। क्या ये डिस्कस? वेरी गुड यार, क्योंकि मैं अपनी सीक्वेंस में लेके जा रहा हूँ। सुनना, आखिर में क्या लिखा हुआ है, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। पूरी कहानी बताई थी। मैंने कहा था मैं इदारे में जाके लोगों से पूछूंगा, मार्केट को ऑब्जर्व करूंगा, मिनट्स ऑफ मीटिंग को इंस्पेक्ट करूंगा, प्रोसेस को ऑब्जर्व करूंगा। ये सारे जो प्रोसीजर्स मैं अभी कर रहा हूँ, वो ऑडिट कर रहा हूँ या रिस्क असेसमेंट कर रहा हूँ? इसीलिए इसको मैं कहता हूँ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये अंग्रेजी है उसकी, पर मैं कसम खा के कहूँ उसमें से पेपर में कुछ भी नहीं आता, इसको अप्लाई करना होता है।
ये थ्योरी है ना, याद नहीं करे, रीड कर लेना, और मैंने बातों बातों में बता दिया आपको ये वो सारी बातें हैं। भाई यहाँ तक कोई कंफ्यूजन ऑनलाइन में, जल्दी बताओ यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? इन लाइन रख रहा हूँ स्टडी टेक्स्ट से आपको। चलें जी, वेरी गुड, आगे देखें। फिर बोलता क्या है, अंडरस्टैंड कर लेना। मैंने जो 3 चीजें हाईलाइट की हुई है, एंटिटी, एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल, यही है। इदारे को समझूंगा, एनवायरनमेंट को समझूंगा। देखो आयजा की भी सीक्वेंस यही है, आयजा की भी सीक्वेंस यही है। मैंने पता तुम्हें कैसे पढ़ाया, इसका उल्टा। मैंने तुम्हें क्या बोला, मैंने बोला तुम रिस्क असेस करोगे। रिस्क असेस करोगे कैसे? इदारे को समझ के, एनवायरनमेंट को समझ के, और इंटरनल कंट्रोल को समझ के। ऑनलाइन में तुमसे बताओ यही किया था मैंने बोला था रिस्क असेस करोगे इन 3 चीजों को समझ के। फिर मैंने एक चीज बताई थी, इनको समझोगे कैसे? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये सीक्वेंस बनती है। अब नॉर्मल बच्चा शेड डेस्क पढ़ेगा तो वो बोलेगा पता नहीं क्या चल रहा है, तो ये अपने हिसाब से हुआ है ना वहां पे। तभी मैंने आप लोगों को ये बता दिया था कि भाई सबसे पहले मैं अंडरस्टैंड करूंगा इदारे को, उसके एनवायरनमेंट को, उसके इंटरनल कंट्रोल को। सही है जी, तो मेरी सीक्वेंस पे जाओगे तो तुम्हें लिटरली बता रहा हूँ आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत काम किया वैसे। सही है मुस्तफा, और तुम सब बच्चे क्लियर है? भाई आपको ये सुकून मिल गया कि ये शेड डेस्क में मौजूद है। सही है, यहाँ तक कोई इशू? ये इस एक पेज की थ्योरी पे आगे 3 पेजेस का है, पूरा 315 तुम्हारे कोर्स में। सही है, 3 पेजेस की थ्योरी पे हमने सारे सवाल अटेम्प्ट किए, वो भी लॉजिकल वे में। सही है जी, देखो ना इसमें यही आता है ना, अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। लोग पता है क्या करते हैं, मैं तुम्हें हल्फिया बता रहा हूँ कसम खा के। एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी इन्वायरमेंट बता देंगे, सही है, फिर सवाल होके आगे निकल जाएंगे। ओ भाई इंटरनल कंट्रोल को भी तो समझो। फिर इदारे को ऑडिट करने जाओगे, क्योंकि रिस्क इदारे के बाहर भी है, इदारे के अंदर भी हैं। तो इदारे के अपने मसले कहाँ से पता लगेंगे? इंटरनल कंट्रोल से। तो हम अपनी सीक्वेंस में चलेंगे तमीज से। जब हमें पूरे रिस्क पता लग जाएंगे, जब मैं रिस्पॉन्सेस कराऊंगा, तुम बोलोगे हाँ यार इस मसले के अगेंस्ट में ये चलता है। वरना तुम चैलेंज ही नहीं कर पाओगे मुझे कि भाई सर ये गलत हो रहा है या सही हो रहा है। क्लियर हो गई बात? चले जी हम चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन पे। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चे ने कहा था कि सर डिस्कस कर लीजिएगा। आ जाए जी। अच्छा खुबैब, तुम क्या कह रहे थे क्वेश्चन नंबर 4 में, किसका इम्पैक्ट बताऊं तुम्हें? आ जाए नहीं खुबैब, जल्दी बताओ। इन्वेंट्री का? अच्छा जी, मुझे एक बात बताओ, मैंने आप लोगों को एक चीज सिखाई है। वो चीज ये सिखाई है आप लोगों को मैंने, बस सबको स्क्रीन आ रही है ऑनलाइन वालों? मैंने आप सबको एक चीज ये सिखाई है कि आपकी ड्राफ्टिंग एक एक पेज पे आ जाती है, जा रही है। ओके जी, वो सही करेंगे, उसको कंसाइसनेस करेंगे उसमें बाय द पैसेज ऑफ टाइम। अभी तो लिखने बाकी है चीजें बहुत सारी। सही है, अच्छा सुनिएगा। इसने पूछा कुबैब ने मुझसे कि सर इन्वेंट्री के एनआरवी लॉस कैसे, क्या इसमें इसने बोला था कि मैंने मार्जिन कम किए हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में मार्जिन की बात हुई थी, खोल के देख लो। सही है जी, ये देख लेते हैं, यहाँ देख लेते हैं। ये रहा जी, देखिए इसमें इसमें क्या इसने कंपटीशन है, इन ऑर्डर टू मेंटेन इट्स करंट लेवल ऑफ सेल्स इट हैज डिक्रीज द सेलिंग प्राइसेस। क्या इसने सेलिंग प्राइस डिक्रीज करने की बात की है? दिमाग लगाओ, सेलिंग प्राइस के डिक्रीज होने से क्या कम हो जाएगा? मार्जिन। ऐसा ही है, अगर आपके मार्जिन कम हो रहे हैं तो आपको ये भी तो पता होना चाहिए ना कि सेलिंग प्राइस इतनी नहीं कम कर देना कि कॉस्ट से भी नीचे आ जाए। मैं मानता हूँ, सुने, मैं फिर भी कहता हूँ आप सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ऊपर रखेंगे, बट वो कॉस्ट से नीचे तब आ जाएगी जब कॉस्ट टू सेल माइनस होगी। यही तो रिस्क है। बात समझ आई? इसी वजह से मैंने कहा था यहाँ पे कुबैब के इन्वेंट्री की एनआरवी लॉस का रिस्क है। क्लियर है सर? इसमें सेलिंग प्राइस डिक्रीज करने से इंपेयरमेंट का रिस्क नहीं होगा। देखो लिख सकते हो, ऐसा लिख सकते हो, बट ये है कि अगर आपकी ओवरऑल कैश फ्लो पे इंपैक्ट आएगा तो यू कैन राइट इट। सर अगर सवाल में 3 में से 2 रिस्क आइडेंटिफाई हो तो कितने नंबर मिलेंगे? अगर ये 8 मार्क्स का सवाल है तो आपको 5 मिल जाएंगे या 6, डिपेंड करता है कि वो रिस्क की नौयत क्या थी। सही चला? चलें जी, एक चीज इस सवाल को करने से पहले मैं आपको बताता चलूं, जो कि FAR 2 वालों ने अभी तक नहीं सीखी, मेरे साथ जिन्होंने पढ़ा हुआ उनको आती होगी।
जब 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 आप इंटेंजिबल्स में कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करते हैं, एग्जांपल दे रहा हूं, अगर मैं फार्मा कंपनी हूं, यदि मैं मेडिसिन बनाता हूं, अगर प्लीज ऑनलाइन में तो सुनना क्योंकि तो मैं लिखना है इसमें, अगर मैं मेडिसिन बनाता हूं, मैं फार्मा कंपनी हूं, फार्मा कंपनी क्या कोई मेडिसिन ऐसे ही बनाएगी या पहले रिसर्च करेगी? रिसर्च करेगी। अच्छा, IS 38 आपको ये कहता है, अच्छा जो मेडिसिन का फॉर्मूला बनता है वो तो इंटेंजिबल है ना, वो तो इंटेंजिबल है। अच्छा जी, अब वो कहता है ये है, सुनिएगा फोकस के साथ सुनिएगा मेरी बात, वो कहता है ये है स्टैंडर्ड आपको कि आप जब भी कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे या कोई इंटेंजिबल खुद बनाएंगे, उसके दो फेजेस होते हैं। कितने फेजेस? दो। अगर मैं मेडिसिन का फॉर्मूला बनाना, दैट मींस कि आई एम क्रिएटिंग इंटेंजिबल, तो वो बोलता है पहले आप इस पे रिसर्च करेंगे। अब फिर वो एक और बात कहता है, बोलता है जब आप रिसर्च करते हैं ना, तो रिसर्च करते वक्त आपकी कुछ सर्टेनिटी नहीं होती कि ये बनेगा भी या नहीं बनेगा, तो रिसर्च फेज के जितने भी खर्चे होते हैं वो क्या हो जाते हैं? एक्सपेंस आउट। वो क्या हो जाते हैं? एक्सपेंस आउट। वो बोलता है जब रिसर्च खत्म हो गया ना, उसके बाद जब आपने वाकई में बनाना शुरू किया, तब आप उसको क्या करेंगे? कैपिटलाइज। तो बीइंग एन ऑडिटर मैं अगर आपसे पूछूं जानी क्या रिस्क है, क्या रिस्क है आदेश, क्या रिस्क है भाई? स्टैंडर्ड क्या कहता है कि आप अगर खुद कोई इंटेंजिबल बना रहे हो तो आप दो फेजेस में काम करेंगे, पहले रिसर्च करेंगे फिर मेडिसिन बनाएंगे ना। कोविड की एग्जांपल लो, कोविड पे पहले रिसर्च हुई ना, फिर मेडिसिन बनी। तो रिसर्च के वक्त के सारे खर्चे स्टैंडर्ड कहता है एक्सपेंस आउट कर देना। क्यों? क्योंकि उस वक्त फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट प्रोबेबल नहीं होते। पर जब वाकई में बनाना शुरू करते हो तब उसको क्या करो, वरना ऐसे हर कोई बंदा बोले मैं सब कैपिटलाइज कर रहा हूँ तो लॉस बच जाएगा ना उसका। तो अब मुझे एक बात बताओ, रिस्क क्या है? वेरी गुड, ड्यूरिंग द रिसर्च ही उसने उसको क्या कर दिया हो, कैपिटलाइज कर दिया हो, जो कि होना नहीं चाहिए। यही रिस्क है ना। तो बस अब इसको मद्देनजर रखते हुए सवाल को करना, इसमें बता दूं 4 रिस्क हैं इतने छोटे सवाल में, तो देख लें आप जरा अपने हिसाब से। हेलो, नहीं क्लास है, हाँ ना, 4:30 हो रहे हैं ना, 5 हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं ना, हाँ ना। सिक्योर रिसीवर है, सही है। नहीं, ECL तो एप्लीकेबल होगा, बट उसके लिए तुम्हारे पास जो लॉस गिवन डिफॉल्ट के लिए FSC बेनिफिट है ना, वो 100% होगा। तुम देखो उसकी वैल्यू क्या है, अगर रिसीवेबल की वैल्यू के इक्वल आपके पास प्रॉपर्टी बनी हुई है ना, तो, तो फिर लॉस गिवन डिफॉल्ट जीरो हो जाएगा, तो कोई इम्प्लीमेंट बुक नहीं होगी उसको। हाँ, बिल्कुल जीरो बनेगा इस पे। जीरो हो जाएगा ना, लॉस नहीं है ना। सही है, तो ECL में डालो लॉस गिवन डिफॉल्ट जीरो होगा ना, तो जीरो हो जाएगी। नहीं तो भी तुमने वो अपनी जो वर्किंग होती है ECL की, नहीं तो तू यूं कर सकता है ना, उसमें से जो बाकी जो रिसीवेबल है उसमें से इसको एक्सक्लूड कर दे, नीचे रीजन लिख दे कि दिस हैज बीन एक्सक्लूडेड, तो खत्म, तो मसला ही नहीं है ना। फिर लिख सकते हो ना, नहीं नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, वर्किंग की जरूरत ही नहीं। हाँ, बिल्कुल बोलेगा भाई। यार अभी तो मैं क्लास में हूँ ना, तो क्लास के बाद भेज देता हूँ, वो तू उस पे IFRS 9 पे जा, इम्पेयरमेंट का अलग से पैराग्राफ है, सही है, वहाँ पे देखो मिल जाएगा लॉस गिवन डिफॉल्ट। हाँ, सही है। 8 मार्क्स। रिस्क मिले तुम लोगों को?
अच्छा, ये बनाता कैसे सवाल देखो, 5-6 लाइनों में घुमा देता है। बेसिक बेसिक चीजें होती हैं, ये चीजें आपको पता लगी होंगी। अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एनवायरनमेंट से आपने इंक्वायरी की होगी, ऑब्जर्वेशन की होगी। प्रॉपर लिखना है। बिल्कुल, वेरी गुड यार एवरीवन। मैं रीड करता हूँ सबके एक एक करके। पहले एक बार सब लिख लें। आप कॉपी पेस्ट करके रखिएगा अपने पास। अब जो मोबाइल पे ले रहे हैं क्लास, उसके लिए रिकमेंडेड है कि एक डमी मैसेज बना के कॉपी कर लिया करें वहां पे, और गलती से किसी और को नहीं भेज देना, यहीं भेजना। भेज सकते हो अगर वो भी ऑडिट की क्लास में। वही तो, कहीं से भी ड्राफ्टिंग अच्छी हो जाएगी। अभी भी कहें सोया हुआ है? नहीं, अभी नहीं। हाँ भाई, करें रीड। वेरी गुड कश्यप। आमिर, वेरी गुड यार। उमर, वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, सब लिखे हैं सुकून से। एज देयर इज इनपुट ऑफ रॉ मटेरियल। अच्छा, अभी शुरू करें? आई थिंक इतना टाइम काफी है, 2 मिनट और। अच्छा, सब अपनी कॉपीज पे लिख लें। मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस पर आपने शेयर करना होगा, जो ऑनलाइन बैठे हैं। इवन आप लोग भी। हाँ, 4 हैं। सही है जी। तो आप उस पर पोस्ट करेंगे तो हम वहाँ पे एक एक इंडिविजुअली रीड करेंगे, हमारा रिकॉर्ड भी रहेगा कि आपने क्या कारस्तानियाँ की हैं, तो आपकी इम्प्रूवमेंट भी बेहतर पैसे टाइम पता लगेगी।
हाँ जी डन, लिख लिया सबने। अभी 1 मिनट बस, वो अभी अपलोड हुई है। खैर हो गई, खैर हो गई, अभी आपस में ये अपना ही पेज है भाई का। नेट बहुत माशाल्लाह चल रहा है नीचे। अच्छा जी, मैंने लिंक भेज दिया है ग्रुप पे, आप चेक कर सकते हैं। आप इस पे जाएं, वो अपने आंसर की पिक्चर लगाएं, तो हम इसको रीड करते हैं वन बाय वन। पहले मैं यहाँ से सुन लेता हूँ फिजिकली, फिर आपका एक एक आंसर रीड करूंगा क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है जी। सॉलिड, पहला वाला बताएं पर लाउडली, हाँ जो भी रीड करेगा लाउडली, ताकि यहाँ तक आवाज आए। फाइन्स इम्पोज यानी पेनल्टी एक्सपेंस माइट बी अंडरस्टेटेड, सही कह रहे हैं ये, सही है जी। और एक और चीज भी है कि हो सकता है कि हमें कोई डिस्क्लोज करनी हो लायबिलिटी, हमने डिस्क्लोज ना की हो, देयर आर रिस्क ऑफ अनडिस्क्लोज लायबिलिटी, क्योंकि हम रिकॉर्ड नहीं करते तो हम डिस्क्लोज करते हैं, हम बताते कि हो सकता है कि हम केस हार जाएं, ऐसा ही है। अच्छा सब लोग बच्चे ये बता दो, ग्रुप 2 में नहीं आया, मैं वापस से भेज देता हूँ जानी सारे ग्रुप्स के अंदर। यानी तीनों में भेजा है। अनडिस्क्लोज लायबिलिटी समझाता हूँ, देखें आप लोग इधर से बातें बातें नहीं इधर सुने। जब आप लोग FAR 2 में आगे चलेंगे तो फॉर एग्जांपल एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो आपको रेगुलेट करती है, वो करती ये है कि भाई या तो आप पे पेनल्टी लगा देती है, या तो आपको बोलती है मुझे लगता है कि आपने ये गलत किया है, तो आप उस पर केस फाइल कर देते हैं या स्टे ऑर्डर ले लेते हैं। तो आपको IS 37 ये कहता है कि भाई इवन तो अभी केस का फाइनल डिसीजन नहीं हुआ, आप रिकॉर्ड नहीं करें उसको, यानी उसको एक्सपेंस बुक नहीं करें, उसको लिख के दे दें पीछे नोट्स में, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्लोजर। तो ऐसा भी तो रिस्क है ना कि रिकॉर्ड नहीं किया और डिस्क्लोज करना वो भी नहीं किया हो, तो ये भी रिस्क है। ऑनलाइन वालों इट मेक सेंस कि भाई डिस्क्लोजर भी एक रिस्क है मेरा ना, डिस्क्लोज करना। भाई केस चल रहा है, फाइनल नहीं हुआ, तो मैंने रिकॉर्ड तो नहीं किया होगा, पर आपको IFRS क्या कहता है, आपको उसको क्या करना है, डिस्क्लोज करना है, तो डिस्क्लोजर का भी रिस्क है, तो वो बात भी लिखूंगा मैं यहाँ पे, सही है। चलें जी, एक ये सुना दिया, आप सुनाए। वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड पेएबल यानी रिस्क ऑफ इनकरेक्ट यूजिंग ऑफ एक्सचेंज रेट, ऐसा ही है। और गेन और लॉस का भी मसला है। इन्फ्लेशन ये नहीं लिखेंगे हम, खाली रिस्क लिखेंगे। चलें जी, अब आप एक एक करके, यानी तुम बताओ तुमने क्या लिखा। अच्छा पहले 1 मिनट, सॉरी हाँ भाई, 2 रिस्क निकाले हैं बच्चों ने अब तक ऑनलाइन वालों, आप भी बताइएगा कितने आपने निकाले हैं रिस्क। पहला रिस्क तो इसने ये बता दिया कि भाई क्योंकि हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट है, तो उस वजह से रिस्क ऑफ पेनल्टी और फाइन्स है। और एक और रिस्क है, इवन दो के रिस्क और पेनल्टी एक्सपेंस तो है, इसके साथ साथ एक और रिस्क भी है कि हो सकता है कि कोई मैंने कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज ना की हो। कंटिंजेंट लायबिलिटी का मतलब ये है कि केस तो हो गया है पर अभी फाइनल, तो उसको रिकॉर्ड करने के बजाय डिस्क्लोज करेंगे। देयर इज आल्सो अ रिस्क दैट कंटिंजेंट लायबिलिटीज माइट नॉट हैव बीन डिस्क्लोज्ड, सही है, ये भी लिखना है। अच्छा पहली तो रिस्क ये हो गया। दूसरा रिस्क इन्होंने ये निकाला कि क्योंकि ये कंपनी इंपोर्ट करती है, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड पेबल एंड इन्वेंट्री, ऐसा ही है। देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ इनकरेक्ट वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री और बिकॉज ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट्स, सिंपल यही लिखा है। चलें जी, अब आप ऑनलाइन पे देख लेते हैं कि भाई कहां तक ये पहुंचे हैं। वेरी गुड यार, बच्चे लिख रहे हैं। अच्छा भाई अशद ने लिखा है, मैं एक एक करके रीड कर रहा हूँ क्योंकि हमें प्रैक्टिस इसकी करनी है, क्योंकि मार्क्स निकालेंगे यहाँ से। अच्छा भाई अशद ने लिखा है, ड्रैगन पाकिस्तान लिमिटेड इज ऑपरेटिंग इन हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट, देयरफॉर देयर इज अ रिस्क दैट पेनल्टी एक्सपेंसेस माइट बी अंडरस्टेटेड। वेरी परफेक्टली ड्राफ्टेड, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इसमें एक और चीज लिखनी थी आपने, बस कौन सी वाली, डिस्क्लोजर वाली। देयर इज आल्सो अ रिस्क अशद, देयर इज आल्सो अ रिस्क दैट कंटिंजेंट लायबिलिटी माइट नॉट हैव बीन डिस्क्लोज। तुम्हारे पास जगह ऑलरेडी खाली है, वहां पे लिख देना, सही है जी। पहला बिल्कुल सही है, पहले कंफर्म करो ऑनलाइन में, तो सबने ये पेनल्टी वाला पिक किया था, ये जनरल रिस्क है हमारे।
स्पेसिफिक टू IFRS नहीं है। सही है, आगे। ड्रैगन पाकिस्तान लिमिटेड इंपोर्ट रॉ मटेरियल फॉर इट्स ड्रग A which is underperforming for past number of years. So the first risk associated with this drug A is that there's a chance that incorrect exchange rate might have been used. चलो very good, इन्हें connect कर दिया है। While translation of raw material cost into rupees, चलें लिखा बिल्कुल सही है, इसने इसके साथ पहला रिस्क बता दिया है। दूसरा, another risk associated with drug A is that the company is selling products at lower margins, due to which company might not be recovering its cost and NRV। अब यहाँ पे तुमने इंग्लिश का भंड मार दिया जानी, बाकी तो सही था। तुमने सिर्फ 2 रिस्क लिखे हैं अशर, सिर्फ 2 लिखे हैं। चलें जी, कोई नहीं। अभी एक और आया है, फामिया कह रही है सर, as there is an import of raw material for drug A, there might be a risk of valuation of trade payable because of incorrect exchange rate। Very good यार। Low margins on sales increase the risk that the inventory might need to be recorded at lower of cost or NRV। Last year, competitor was introduced, which creates a risk of overstatement of revenue and overstatement of NRV। There might be a risk that liabilities are understated by not recording the amount of fines or penalty। चलो आपने फाइनल पेनल्टी की बात तो गई फामिया, पर आपने उसका फैक्टर नहीं बताया कि हाईली रेगुलेटेड है। सही है, ये आपने बताना था। बिल्कुल, अभी अभी असलान सबके लाइन से रीड कर रहा हूँ। अच्छा भाई, अतुबा लिखती हैं कि as DPL operates in a pharmaceutical industry which is highly regulated by the government, there is a risk that liability might be understated by not recording the amount of penalties imposed on it। Very good। इसमें फिर आपने वो कंटीजेंसी वाली बात लिखनी है, आगे से ऑनवर्ड हम ख्याल रखेंगे। इधर as drug is imported from Switzerland, स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके जी, मैंने बोला अपना दिल वाली बात कर दी। हाँ नहीं, स्विट्जरलैंड नहीं भी यूज करें तो ये मैंने बोला मेरा दिल है घूमने का, टर्की तो मैं भी लिख देता है, टर्की वाली लिखा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। सॉरी जी, आप सही हैं, मैं गलत हूँ। इधर there might be a risk of valuation of inventory as incorrect exchange rate might have been used। अच्छा अभी last year competitor introduced a much improved version of drug, there might be a risk of overstatement of revenue। Drug A is currently sold at low margin, there is also a risk that inventory might need to be recorded at lower of cost or NRV। वेरी गुड जी, बिल्कुल सही लिखा है इन्होंने, 4 के 4 रिस्क टिक किए हैं। बाकी भी देखते हैं, बाकी बच्चों ने भी लिखा है। मोहम्मद हमजा कलाम, company operates in pharmaceutical industry which is highly regulated by the government, therefore there is a risk of fines imposed by the government on DPL। अच्छा ये बहुत अच्छी बात है कि यार सब सुनना चाहिए, इन अ सेंस कि भाई आप भी तो देखेंगे आपने क्या लिखा और दूसरे ने वैरायटी क्या लाई। भाई हो सकता है कि जो मेरा सजेस्टेड आंसर हो या आईकैप का उससे ज्यादा सोचो, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उस दिन भी किसी बच्चे ने मुझे बोला था ये हो सकता है, मैंने कहा डेफिनेटली हो सकता है। आगे अच्छा भाई, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, since raw material is imported from Switzerland, therefore there may be a risk of understatement of liability by applying incorrect exchange rates, overstatement of revenue and NRV loss। Last year, a competitor introduced a much improved version of drug A, therefore there is a risk, there may be a risk of overstatement of revenue and also a risk of NRV loss। अच्छा वैसे एक बात बताऊं, इससे पहले जो अक्टूबर का मैंने रीड किया था उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बात नहीं की थी, वो एक रिस्क है जो कि इन्होंने मिस किया है। सही है जी, आगे तुम लोग भी क्या ये बोल रहे हो क्या? ओके, ऑल द कंपनीज आर कंटिन्यूअसली कैरिंग आउट द रिसर्च। अच्छा ऑल द कंपनीज, गलत, बोला कंपनी इज इन्वॉल्वड इन, यानी आपको बताना ही है कि अपनी कंपनी की बात करनी है आपने। Therefore, there may be a risk that expenditures have been capitalized instead of being expensed out। बिल्कुल सही लिखा है जानी, बिल्कुल सही लिखा है। हैदर मुमताज लिखते हैं as the DPL operates in pharmaceutical industry highly regulated है, risk of understanding लिखा है तुमने जानी, understatement of penalty expenses है। As raw material imported there might be a risk of valuation of inventory trade payable due to। अच्छा एक चीज लिखना जानी, सुनना सुनना सबने, बाबू मोबाइल रखो अंदर। अच्छा भाई जैसे आपने लिखा है ना, जैसे इस बच्चे ने लिखा है ड्यू टू चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, आप बोलेंगे ड्यू टू इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। चेंजेस तो मसला नहीं है ना, हम कहते हैं कि भाई इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट रिड्यूस हो गया होगा, ये रिस्क है। अच्छा भाई तलहा लिखते हैं ड्यू टू हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री द गवर्नमेंट देयर माइट बी अ रिस्क ऑफ अंडरस्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड पेनल्टी एक्सपेंस may not be recorded and the contingent liability may not be disclosed। हाँ ये भी FR2 वाला है बाबू, बात है।
The raw material for the production of drug A imported from Switzerland, so there might be a risk of understatement of trade payable due to incorrect use of exchanges. Very good, yeah, Tala. Behreen. Due to competition in market, DPL have continuously carried out research activity for development of new drugs, so there might be a risk that research expense might have been capitalized. ये क्या लिखा तुमने? Risk of capitalization of research expense instead of सही है उसने अपनी इंग्लिश में लिखा है पर बिल्कुल सही लिखा है. हम ये लिखते हैं ना कि देयर इज अ रिस्क ऑफ कि एक्सपेंस आपका रिसर्च एक्सपेंस भी क्या हो गया हो, कैपिटलाइज हो गया हो. उसने बात वही कही है अपने तरीके से. बिल्कुल मैं कहता हूँ आइडिया कन्वे होना चाहिए. बेहतरीन यार. चला सैयद असलान. देयर इज अ रिस्क दैट इनकरेक्ट using of exchange rate as companies involved in importing raw material liability might not have been disclosed. यानी ये क्या लिखा है? तुमने कहा कि बस दो चीजें हैं, पूरा लिखना है. अच्छा भाई बिलाल अहमद कुरैशी पेनल्टीज. अच्छा अभी तक सबसे अच्छा आंसर मुझे इसका लगा है बिलाल का, हेडिंग वाइज. यही तो गेम है दादा, ये आदत बन जाती है. तभी तो ड्राफ्टिंग कर रहा हूँ, वरना मेरा क्या जाए मैं रीड करूँ बोलूँ छाप लेना. तभी तो एक एक को इंडिविजुअली फीडबैक दे रहा हूँ कि भाई ये कर लेना. और जिसका सेम है मुझे पता है सही लिखा हुआ तो उसमें आगे बढ़ जाता हूँ क्योंकि वो रीड कर चुका हूँ. जिसमें गलतियां वो तो बताऊंगा ना. यानी सही है. ओके इधर. Since DPL is operating in highly regulated pharmaceutical industry, it is a risk of understatement penalty imposed by the government and risk of undisclosed liabilities. Very good यार. Underperformance of drug. Main product DPL drug A. सही जी. Valuation of inventory, lower cost का मसला है. अच्छा जी तुम्हारा ये एक ही आ गया. तुमने आई थिंक शायद एक ही लिखा है जानी. ये दो आ रहे हैं तुम्हारे रिस्क. आपका भी पढ़ लेते हैं कश्यप. आपने लिखा है उस पे. अच्छा बिलाल का दूसरा आ गया. ओके ओके ये दूसरा आ गया. अच्छा भाई इधर प्रिया कह रही है भाई since DPL is operating in a highly regulated environment there's a risk that liability might be understated by not recording the amount of penalties imposed on the company and undisclosed contingent liabilities. Very good. The sale of drug A at lower margins and introduction of competition suggests risk of overstatement of revenue and valuation of inventory. The continuous performance of the research and improvement of drugs suggests the risk that the research and development expenditure might have been capitalized during the research phase. चलें. Risk of valuation of payable and inventory is present considering the fact that the company is involved in import. अच्छा इसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लेना. सही है प्रिया. पहले लिख देना कि भाई क्योंकि इंपोर्ट कर रही है फिर आगे बात बताना. अच्छा भाई कश्यप आपका मुझे अभी मैं देख लेता हूँ. ये रहा जी. ओके DPL operates in the pharmaceutical industry, which is the highly regulated by the government, and the heavy fines are placed on any non-compliance. चलिए यहाँ तक तो सही है. ओके जी. Of the regulator, of the regulation नहीं regulator होगा ये. सही है जी. Therefore, there might be a risk of understatement of fines, expenses, and undisclosed liability. बिल्कुल सही लिखा है. चलिए जी. The raw material for the production of drug A is imported from the Switzerland. Therefore, there might be a risk that the exchange rate might not be used correctly. ये भी सही है. अच्छा भाई अब ये तीसरा क्या लिखा है कश्यप? तुमने तीसरा वाला शुरू करवाना ये. Considering the tough competition, okay, DPL have to continuously carry out. बाकी दूसरी पिक्चर है. Research activity for development of new drug. Therefore, there might be a risk that the company might not. ये आगे का बताओ. ये आगे का रिसर्च एक्सपेंस एंड. अच्छा भाई अगर तुमने कश्यप यही लिखा है ना इसमें कि कंपनी ने रिसर्च एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर दिया, यही बताया तुमने इसमें. ओके जी. अच्छा भाई वजहात. अच्छा देखो एक बात है. अभी देखो इसमें सब बच्चों ने मिनिमम 4 रिस्क निकाले. कहें जी 5 निकाले. ओके जी. एहसन अली. वेरी गुड यार. राइटिंग बड़ी प्यारी है. अच्छा भाई एहसन अली ने हाईली रेगुलेटेड एनवायरनमेंट का लिखा, कंपटीशन का लिखा, इम्पेयरमेंट का लिखा, रिसर्च का, इंपोर्ट का. 5 लिखे हैं इसने.
A competitor is also selling a improved product A, so there might be a risk of overstatement of revenue. चलें सही है. Impairment and NRV selling products at lower margin indicates that the inventory might be impaired and appropriate impairment loss might not have been recorded. All the companies are doing research and development expense, so there is a risk that DPL might capitalize this expenditure. This expenditure नहीं specifically बताना, सही है? तो ये दीवान कुमार लिखते हैं पेनल्टी रिस्क एंड अनडिस्क्लोज्ड लायबिलिटी वैल्यूएशन ऑफ ट्रेड पेबल एंड इन्वेंटरी. अच्छा तुमने वो हेडिंग्स डाली हुई हैं. ओके. Noman Faisal, risk of overstatement revenue due to arrival of competitor operates in highly regulated risk of liability might be. देखो liability नहीं लिखना, पूरा बताना कि आपकी पेनल्टी ऑब्लिगेशन नहीं है, सही है, पेनल्टी एक्सपेंस है. DPL import raw material, there might be a risk that the trade payable incorrectly recorded due to incorrect exchange rate use. बिल्कुल सही लिखा है. और इन्वेंट्री, there is also a risk that inventory might be recorded lower of cost and RV. नुमान गलत, आखिरी वाला गलत लिखा है बिल्कुल. वेरी गुड जी. इधर अच्छा, अब इधर देख लेते हैं जानी, अब एक एक करके मैच करते हैं. इधर देखो, हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री, सही है जी. सुनिएगा आगे. डीपीएल, वेरी गुड यार, मतलब एप्रिशिएटिव बात है कि हर बच्चे ने लिख के भेजा, कंसिडरिंग के भले उसने राइटिंग की परवाह नहीं की. और मुझे इस बात की खुशी है कि तुमने शर्माया नहीं, तुमने वहां पे पोस्ट कर दिया. सही है जी. ऐसे ही करेंगे, रिकॉर्ड कीपिंग भी होगी. तुम स्पेसिफिकली मुझे मजबूर करना था रीड करें, कोई मसला नहीं है. इट विल टेक अ लिटिल बिट टाइम, बट ये क्या हो जाएगा. इधर तूने सुनाना है, कह रहे इधर. अच्छा भाई इधर, वेरी गुड यार, वेरी अप्रिशिएटिव. इधर देखें, डीपीएल हैज टू कंप्लाई with very strict regulation and any non-compliance would result in heavy fines. Therefore, there is a risk of understatement of penalty, expenses and liabilities. There is also a risk of undisclosed penalties. कितने लोगों ने ये बात लिखी थी? अभी yes और no में बता दें. Undisclosed के अलावा लिखा था, आपने risk factor पिक करना था. Very good यार, बेहतरीन. चले इधर देखें. Since DPL is selling drug A at lower margin, there is a risk that inventory might be overstated, NRV might have become lower than its cost, and no appropriate NRV loss have been recorded. ये क्योंकि मैं perfectly ड्राफ्ट करके आया था तो इसलिए इसमें पूरी कहानी है. सही है जी. पर अगर आपने आइडिया अपना यही लिखा है तो उसमें कोई मसला नहीं है. सही लिखा है. 2 रिस्क पूरे हो गए तुम लोगों के, और 8 मार्क्स के लिए अभी लेटेस्ट अटेम्प्ट का ही है, 2020 का ही है. सही है जी. इधर इसी में ड्रग ए हैज बीन, इसको प्लीज अंग्रेजी को फोकस होकर सुनना. ड्रग ए हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग फ्रॉम नंबर ऑफ इयर्स. ड्रग ए हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग फ्रॉम नंबर ऑफ इयर्स, which shows that revenue from this drug is declining. मैंने देखो सिचुएशन बनाई है पहले. मैंने कहा कि अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो दैट मींस कि लग रहा है कि इसका रेवेन्यू डिक्लाइन में जा रहा है. अच्छा, फिर मुझे याद आएगा कि जब रेवेन्यू डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे होगा तो इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी का रिस्क होगा. अच्छा, ये क्यों पता लग रहा है? क्योंकि अंडर परफॉर्म कर रहा है नंबर ऑफ इयर्स. तो उसने लिख के दे, ये तो बात फिर कर दी थी वहां से कि नंबर ऑफ इयर्स. अगर इससे बोलते ना इस साल कॉम्पिटिटर आया तो मैं पीपी की इम्पेयरमेंट की बात हो सकता है नहीं करता. वेरी गुड. ये किसकी बात कर रहा है? नंबर ऑफ इयर्स से. तो मैंने पहले सिचुएशन बनाई फिर बताया इसको आगे. If the revenue keep on decreasing, DPL's property, plant and equipment may need to be tested for impairment. मैंने कहा भाई हो सकता है कि हमें इसको क्या करना पड़े, impairment टेस्टिंग करनी पड़े. ये कितने लोगों ने लिखा था पीपी की? तो सही है, ये बताना है बस आपने. सही है जी. अच्छा, खुबैब कह रहे हैं कि सर ये तो इंपोर्ट किया जा रहा है. तो भाई मुझे एक बात बताओ, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है तो क्या जेब में डाल के दूसरी जेब से निकाल के बन के निकालते? कोई प्लांट तो होगा. हाँ खुबैब, या मुंह में रख के गुल्ली करके फेंक तो बन जाता है. हाँ, ये कैसी बात हुई? दूसरा भी तो प्लांट होगा ना. इधर चले. इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल. Due to significant imports of raw material, DPL is exposed to foreign currency risk because of fluctuation in exchange rates. There is a risk that trade payable may not be translated using correct exchange rate. Exchange gain and losses may not be calculated appropriately. मैंने P&L का भी बता दिया, बैलेंस शीट का भी बता दिया. क्लियर है? अगर आपने अपना आइडिया कन्वे किया है तो मेक सेंस, तो वो बिल्कुल सही है. क्लियर है? अच्छा, अगर आखिरी चीज देखते हैं पहले फिर बात करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. DPL has to continuously carry on research project. There is a risk that DPL might have capitalized
research expense or development cost might have been capitalized without fulfilling the criteria of, वो कंडीशंस है ना कैपिटलाइजेशन की, सही है जी, 5 कंडीशन, सही है जी। देखो 2 मसले हैं, एक तो रिसर्च कैपिटलाइज हो गई हो, दूसरा क्या हुआ हो कि डेवलपमेंट की कंडीशन पूरी नहीं हो, वो क्या हो गया हो, कैपिटलाइज हो गया हो। क्लियर जी। अच्छा, जिसमें इसमें जिस बच्चे ने इसमें ये लिखा ना ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू, वो गलत है। नहीं, किसी बच्चे ने लिखा था, मैंने रीड किया है, बच्चों ने लिखा था, बेस्ट आंसर आपका हो गया। नहीं भैया, मैंने बहुत सुकून से बनाया है, इसलिए सुनिएगा प्लीज फोकस के साथ, देखें इस बात को समझें। यहाँ पे रेवेन्यू की ओवर स्टेटमेंट का रिस्क इसलिए नहीं है क्योंकि वो खुद बता रहे हैं कि डिक्लाइन हो रहा है, यानी वो पिछले सालों से रेवेन्यू क्या बुक करता आ रहा है, कम बुक करता आ रहा है, तो मेरे ख्याल से ओवर स्टेटमेंट रेवेन्यू का रिस्क है ही नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी किस फेज में है, डिक्लाइनिंग फेज में है। अगर वो ये बोलता अच्छा इससे पहले सर आपने क्यों करवाया, फिर समझे इससे पहले आपने क्यों करवाया, तो मुझे एक बात बताओ सर, इससे पहले मैं बोलता भी था कि कंपटीशन है, फिर भी 15% से इंक्रीज हो गया। वहां पे हालात वाकयात में, यहाँ पे हालात वाकयात में फर्क है ना, तो बस ये बात पिक करनी है तुमने। एक एक वर्ड बड़ा अहम होता है, तो इसमें ये नहीं कि बोलते बोलते निकल जाओ। सही है जी, ऐसा कह रहे थे उस्ताद, लिखा तो यही, बस अंग्रेजी थोड़ी हल्की थी, कोई मसले वाली बात नहीं है, आइडिया कन्वे होना चाहिए आपका, हेडिंग देना जरूरी है, खुद सोचो। सुनो मेरी बात, आप परफेक्ट आंसर के लिए जा रहे हो ना, सही है, तो आपका पता है एग्जामिनर देख के सुकून में आ जाएगा, अच्छा इसने ये रिस्क निकाले, आपने रिस्क की हेडिंग दे दी ना उसको, तो उसको पता है कि भाई आपने ये निकाले। अच्छा हो, सुनो एक और बात समझाता हूँ क्यों, सुनो बताता हूँ एक क्यों बात है, सुनो। एक और बात यह है कि जब आपने हेडिंग डाल दी ना, अब नीचे अगर आपने हल्का फुल्का वर्ड आगे पीछे भी कर दिया, तो वो बोलेगा चलो उसने थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक की है, बट उसको पता है, ये भी एक हेजिंग है यहाँ पे, इसने थोड़ी सी ग्रामेटिकल मिस्टेक की है, बट इसको एटलीस्ट पता है, तभी तो उसने रिस्क निकाल के दिया है। बात क्लियर है, तो ये आपको सेव कर देती है यहाँ पे। अच्छा भाई कश्यप कह रही है सर ये लोअर मार्जिन वाली चीज बताते हैं, लोअर मार्जिन है ऑलरेडी, तो क्या पता ओवर स्टेटमेंट का रिस्क हो। कश्यप लोअर मार्जिन का मतलब ये कि मेरे जीपी कम रिकॉर्ड हो रहा है, और सेल्स तो ऑलरेडी कम रिकॉर्ड हो रही है ना, सही है। अच्छा सुबह मैं रिसर्च वाली बात बता देता हूँ, इधर सुने, देखें मैं एक मेडिसिन फार्मा कंपनी हूँ, मैंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है कंटिन्यूसली अपनी मेडिसिन में, तो मैं एक फार्मूला बनाऊंगा, फार्मूला ऐसे ही बन जाएगा, पहले रिसर्च होगी, अच्छा पहले जब रिसर्च होगी तो वो कहता है इसका तो सीधा सीधा क्या कर दो, एक्सपेंस आउट। फिर वो बोलता है डेवलपमेंट फेज में जब आओगे, यानी आपने बोला कि डेवलपमेंट फेज में आ गया, रिसर्च हो गई, सब लिखत पढ़त हो गई है, अब मैं करूंगा डेवलप, वाकई बनाऊंगा मैं, तो आप कैपिटलाइज करूंगा, पर इसकी भी कंडीशंस हैं। वो बोलता है कि आपके पास पूरा प्रॉपर प्लान हो, आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अप्रूवल हो, ये सारी चीजें होनी चाहिए जो हम देखेंगे इंटेंजिबल में। तो इसलिए दूसरी चीज क्या लिखी हुई है कि हो सकता है कि डेवलपमेंट की कंडीशन पूरी नहीं हुई फिर भी कैपिटलाइज हो गया हो। क्लियर है। एनआरवी कैसे ओवर स्टेट होगी, लोअर मार्जिन से, उल्टा कह रहे हो ना मुनीब, मैं कह रहा हूँ कॉस्ट ओवर स्टेटेड होगी, क्योंकि इन्वेंट्री लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे आती है ना मुनीब, ऐसा ही है, लोअर ऑफ कॉस्ट एनआरवी पे आती है ना, तो वही तो बता रहा हूँ मैं इसके अंदर कि रिस्क है कि एनआरवी कम हो गई हो, क्योंकि हमने सेलिंग प्राइसेस रिड्यूस की हुई है। क्लियर है, ओके जानी, सबके कंफ्यूजन दूर हो गए, कोई पंगा, चले जी अगली चीज, एक मिनट रुकिएगा, अपने पास जल्दी से हेडिंग डालें, रिस्क फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हेलो बाहर कहाँ करेंगे, हाँ हाँ, अबे मिलेगा ही नहीं वहाँ पे एक्टिवेशन, वो रात के चल लेंगे, वो रात के चल लेंगे, अभी आता हूँ मैं, दूध तो मंगवाइए, वो जो क्या होता है वो, अबे जो कल खाया था, चलते हो क्लास के बाद बताता हूँ, नहीं रिकॉर्ड होगी बात, हाँ हाँ बिल्कुल, यानी नमाज के टाइम होगा ना, अभी तो बहुत टाइम है। असर हाँ क्या कह रहे हैं, एथिक्स की क्लास, बिल्कुल जो बात है, इधर चलें जी। मैं यही सोल्यूशन एक्सेल पे जो अभी मैंने जो पोस्ट लगाई है ना, उसके नीचे सजेस्टेड आंसर भी दे दूंगा, ताकि आप कभी इसी पोस्ट पे जाके देख लीजिएगा। आप कहते हैं तो एक अलग से पीडीएफ फाइल भी बनाते हैं जिसमें लिंक्स होंगे सवालों के, अगर कहते हो पास पेपर का लिंक, आपके सोल्यूशंस, किसी को आपको दलील करना अपने दोस्त को, तो वहीं जाके कर लेना, देख तूने ये लिखा था, और फिर नीचे आंसर होगा। सही है जी, ओके चलें इधर फोकस के साथ, रिस्क फॉर एनपीओ,
यार नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और एनपीओ में क्या फर्क है? अच्छा पहले सुनो एक बात, इसके भी पहले एक बात आओ, अगर 8 मार्क्स का क्वेश्चन था, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के रोजे में बताओ कितने मार्क्स तुमने ऑब्टेन किए थे? 5, 5, 6, 5-6 मिल जाते, ऐसा ही है। अच्छा अब शुरू में भी अगर तुम्हारे 5 आ रहे हैं तो दिस इज वेरी गुड, सही है जी। और तुमने कुछ याद नहीं किया है, तुमने सिर्फ ड्राफ्टिंग की है, सही है, तो अच्छी बात है। और आगे हम परफेक्शन भी लाएंगे इंशाल्लाह, क्योंकि आईसीडब्ल्यू के सवाल कराने में क्या कर, एग्जाम में कैसे गलत कर सकता है? आइडिया तो वही है, तुमने चीजें कुछ बता दो कोई अलग हो, सही है ना। मैं फिर रिपीट कर दूं, तुम एग्जाम में कमेंट जाके देखना, वो अंग्रेजी पे नहीं जाता, वो आइडिया पे जाता है, सही है। बिल्कुल आपने आइडेंटिफिकेशन सही करनी है इधर। ओके अच्छा कश्यप कह रही है कि सर एक है नॉट फॉर बिजनेस पर्पस, दूसरा है डिविडेंड नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन शेयर होल्डर्स। बिल्कुल इसने FR1 बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसको पता है कि भाई हम एनपीओ के अंदर, बिल्कुल एनपीओ के अंदर हम ये करते हैं, सुनिएगा मेरी बात, एनपीओ के अंदर हम ये करते हैं कि हमारा मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता, हम जो भी कमाते हैं वापस अपने ऑब्जेक्ट्स में लगा देते हैं, ऐसा ही है, ये डिफरेंस है। सवाब के लिए काम नहीं होता एनपीओ, मतलब ये जो जिम खाना वगैरह है वहां पे कौन सा सवाब होता है, ठीक है, वो लोगों की मेंटल फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए भी होता है। वो बच्चा नहीं आया जिसको मैंने जवाब दिया था ये वाला जो FR1 में तुम्हारे में, जिसको मैंने सवारी कराई थी, यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, सही है इधर। अच्छा नुमान इधर, अच्छा प्लीज फोकस करिएगा इधर, ये रही, हमने तभी तुम लोग तफरी नहीं करो इसलिए हमने अच्छा नाम रखा है यहाँ पे एदी फाउंडेशन। इधर सुनिएगा प्लीज, एक तो इदारे के रिस्क मैंने आपको बता दिए, मैं फिर फोकस करके बता रहा हूँ, सुकून से समझना इस बात को। मैंने अब तक आपको जो रिस्क सिखाया है ना, वो जनरल रिस्क है। मैंने आपको ये तो नहीं बताया कि IFRS 15 के स्पेसिफिक रिस्क क्या होंगे, नहीं, अभी तुम्हारा टाइम ही नहीं आया वो वाला, सही है। पहले तो हम बेसिक बेसिक सीखते हैं ना, एक मोमेंटम तो बने, सही है, फिर स्पेसिफिक टू IFRS आएंगे। जब अच्छा मैं आराम से तुम्हें IFRS 9 का रिस्क करवा सकता हूँ, आराम से हो जाएगा, क्योंकि तुमने कर लिया, अब उसमें जीते हो। इधर दूसरी चीज, फिर स्पेसिफिक रिस्क क्या होते हैं ये बता दें सर, जानी बातें नहीं इधर सुननी है ये बहुत, देखो ऑडिट में एक एक बात इंपॉर्टेंट है, अकाउंटिंग फिर समझ आता है कि हम देख के समझ लेते हैं, ये थ्योरी है, इसको प्रैक्टिकली मैंने करवाना है, तो प्लीज फोकस रखा करो इस पर। सुनो अच्छा भाई, जब मैं स्पेसिफिक रिस्क की बात करता हूँ तो स्पेसिफिक रिस्क जो है रिलेटेड पार्टी का भी होता है। सर रिलेटेड पार्टी क्या होती है? मेरी सब्सिडरीज, मेरी एसोसिएट्स, उनसे जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें कुछ रिस्क होते हैं, वो क्या होंगे वो देखेंगे बाद में, मैंने भी बताया ही नहीं है, साइड में कर दिया मैंने उसको, सही है। एक होता है फ्रॉड रिस्क, उसके बारे में मैंने जिक्र, तुम्हें कैसे पता लगेगा फ्रॉड रिस्क है बाद में बताऊंगा, अभी बताता तो भाई दिमाग की चटनी बन जाती ना, तुम तमीज से उसको पिक कैसे, जब अलग से चैप्टर है, आयजा उसको कहता है, आयजा 240 है वो, सही है जी, आयजा 240 है उसमें, तो भाई मैं तुम्हें कौन होता हूँ अभी बताने वाला, मैं तभी बताऊंगा जब उसकी बारी आएगी, उसके अलग से रिस्क है। तो मैंने क्या किया, रिस्क को ना बाइफरकेट कर दिया, नॉर्मल रिस्क, गोइंग कंसर्न रिस्क, आरपी का रिस्क, फ्रॉड का रिस्क और अदर रिस्क, सही है। अदर रिस्क में मैं कहता हूँ IFRS के रिस्क, हम एक एक करके सब पे टिक लगाएंगे, हाँ भाई ये सारे रिस्क हो गए, अब हमें ग्रिप है, अब कुछ भी आ जाए मुझे पता है किस में क्या मसला हो सकता है, आएगा हम उसको चिपका के दे देंगे, सही है। अच्छा जी, और अब तक जो मैंने रिस्क निकालना सिखाए हैं वो इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन से सिखाए हैं। इंक्वायरी, ये भी जो तुम्हें दी हुई थी चीजें वो कैसे पता थी, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन ना इंपोर्ट करता है इंक्वायरी, सही है। मार्केट में कंपटीशन आ गया, ऑब्जर्वेशन, मैं एग्जामिनर होता ना, मैं सवाल ही ऐसा बनाता, बताओ ये रिस्क दिए हुए ये निकाले कैसे होंगे, सवाल तो अच्छा है, सही है, रिस्क दे दिए, तो यार यही तो बोल रहा हूँ ना, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इसकी, ये सीखनी है हमें। चले ये तो बात मैंने समझा दी आपको कि रिस्क क्या है, फिर मैं इसके बाद सिखाऊंगा कि एनालिटिकल से रिस्क कैसे निकलते हैं, नंबर से खेल के, वो सिखाएंगे बाद में। अच्छा फिर मैंने आपको बताया नॉर्मल रिस्क में एक इदारा और भी डाल दो, NPO, इसके कुछ रिस्क अलग होते हैं, एक एक करके आप पिक करते हैं, साथ दीजिएगा। क्या मैं कह सकता हूँ कि नॉर्मल कंपनी में शेयर होल्डर पैसा डालता है, यहाँ पे जो है डोनेशन आती है डोनेशन, सुनिएगा। अच्छा हमने कहा कि भाई कैश डोनेशन आ गई, सही है, प्लीज सुनिएगा, अब ये यहाँ पे आ रहा है कैश डोनेशन में, सही है इधर। अच्छा भाई कैश डोनेशन के आने के, एदी फाउंडेशन के पास आने के 3 तरीके, या तो वो आएगा बैंकिंग चैनल के थ्रू, आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई मसला है, इसमें कोई मसला, बैंकिंग चैनल के थ्रू साफ सुथरा पता है किससे आया, किस अकाउंट से आया, पूरी ऑडिट ट्रेल होगी,
पूरी ऑडिट ट्रेल होगी। पहले मानते हो उस बात को, इसमें मसला नहीं है, देयर इज नो रिस्क। क्लियर है? अच्छा आगे डोनेशन बॉक्सेस समझें। किया क्या कि हमने जगह जगह डोनेशन के बॉक्सेस रखे हुए। वो क्या होता है, दिन के आखिर में एक हमारा भाई उठा के लाता है और वो गलती कर देता है। मुझे एक बात बताओ, क्या डोनेशन बॉक्स से पैसा गायब हो सकता है? रिस्क है, ये एक पता लगा। अभी देखते हैं आगे, आपने खुद पिक किया ये इधर। सर ये वाली इंग्लिश नहीं समझ आ रही। ठेला 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 होता है, सही है। यहाँ ये अजीब से मुंह बना रहे हो ना, ठेला होता है, चौसी ठेला होता है, सही है। इंग्लिश में तो ठेला नहीं लिख सकते ना, कियोस्क। क्या कहते हैं? क्या हो गया? कियोस्क कहते हैं। इधर आप सुनिएगा, ये इधर इधर सुनो, चलो इधर सुनो सुनो फोकस के साथ। अच्छा भाई, अब मुस्तफा कह रहे हैं ठेले पे डोनेशन कैसे, सुनिएगा। इसकी एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने दुकानों पे देखा होगा, बाज औकात जो मौलाना दुकान पे होते हैं ना, उनके यहाँ डब्बा लगा हुआ होता है, सही है ना। अल्लाह के नाम पे आप इसमें डोनेट करें, लगे हुए होते हैं, स्टॉल्स में होते हैं भाई। आप किसी मॉल में जाएं, स्टॉल पे लगे हुए होते हैं कि आप डोनेट करें यहाँ पे। अब बात समझ आई? चंदा बॉक्स आपके नाम के लिए। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, सामने वाला बंदा फॉर एग्जाम्पल ये दुकान चला रहा है, इसने बोला सर ये पैसे डालेंगे इसमें, ये लोगों की मदद के लिए, रमजान चल रहा है, हम इफ्तारी कराएंगे, सही है। एदी फाउंडेशन है, तेरे पे मुझे भरोसा नहीं है, तू बता तू किसको देगा पैसे। इसने बोला भाई एदी वालों। मैंने कहा अच्छा ये ले 5,000 रुपए, 4,000 रुपए तेरे से जो चीजें खरीदी हैं और 1,000 रुपए उसमें डाल दियो। उसने बोला सब बेफिक्र हो जाओ, मैं डाल दूंगा पैसे। डाल दिए पैसे इसने जेब में, खत्म। अच्छा यानी यानी आप एक बात समझ रहे हैं कि कियोस्क किसी के जरिए जो कलेक्शन होगी, हो सकता है जो कलेक्टर है वो उसको छुपाई कर दे, हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ हुआ नहीं है, हो सकता है। आपको तो रस निकाल लेना, ऐसा ही है। पहले बताओ ये बात समझ आई? क्लियर है? चलें जी बिल्कुल। मुस्तफा का दूध की दुकान पे तेरे को एक ही चीज दिमाग में आएगी, इधर। अच्छा भाई इधर सुनिएगा। अच्छा मैंने सबसे पहले किया ये, मुझे पता है कि अब तक जो मैंने किया इसमें ये 2 रिस्क है, सही है। अब ये अंग्रेजी है इसकी, इसके अंदर रिस्क है, रिस्क ऑफ एम्बेजलमेंट एज नो रिसीट इज जनरेटेड फॉर कैश कलेक्टेड इन डोनेशन बॉक्स। यानी मैं बताना ये चाह रहा हूं कि भाई जब डोनेशन बॉक्स में पैसे आते हैं तो हम किसी से रसीद तो नहीं लेते। देखो अब एक बात सुनो, रसीद एक एविडेंस होता है। जैसे यहाँ पे तुमने सुनो, यहाँ पे तुमने एडमिशन लिया, तुमने पैसे जमा करा, तुम्हें इनवॉइस मिली, एक चालान मिलता है, ऐसा ही है। तो जो चालान तुम्हें मिलता है इटसेल्फ इज द एविडेंस, सही है। अब मुझे एक बात बताओ, जो बंदा यहाँ पे ऑडिट ट्रेल कहते हैं, बिल्कुल सही कह रहा है ये बच्चा, सुनिएगा। यहाँ पे जो तुम्हें रसीद बना के देता है ना, उसकी 2 कॉपीज होती है, कार्बन कॉपी होती है और वो सीक्वेंशली नंबर्ड होती है। ये मैं तुम्हें कंट्रोल्स में सिखाऊंगा, तभी तो मैं कह रहा हूँ पूरी ऑडिट की दुनिया समझ के चलेंगे तो समझ आएगी बातें। सुने, ऑडिट ट्रेल होती है। अब मुझे एक बात बताओ, जैसे फॉर एग्जांपल परमेश है यहाँ पे, परमेश ने क्या किया, होशियारी की, उसको तो अकल नहीं थी, उसने क्या किया, मतलब उसने असल में ऐसा किया नहीं है, बता रहा हूँ तुम। अच्छा भाई उसने क्या किया, इसने बोला यार दादा मैं इसको 1 पर्ची देता हूँ, 1 रह जाती है, मैं दोनों फाड़ देता हूँ। उसने क्या किया, दोनों खींच लिए, सही है। अब सुनो, हम बैठे हुए रात को सर अहमद और हमने बोला दादा खेलते खेलते 1021 1022 सीक्वेंस चल रही थी इनवॉइस की, 1022 के बाद 1024 आ गई। हमने बोला भाई ये बीच वाली कहाँ गई। अब बीच वाली के गायब होने के 2 रीजन है, या तो कैंसिल हो गई हो या फट गई हो, ऐसी खराब हो गई हो, 2 रीजन है ना। अच्छा हमने उससे पूछा ये कहाँ गई, तो बोलता है सर पता नहीं। हमने बोला चलो आओ रिकंसिलिएशन करते हैं, ये जैसे ये ऑडिट ऐसे होता है, हमने बोला रिकंसिलिएशन करते हैं। मैंने कहा जब लास्ट डे क्लोज हुआ था तो 1020 पे हम रुक गए थे, अभी आ रहा है 1030, 10 बच्चों ने और एडमिशन लिया है, तो फीस कितने की आनी चाहिए, 10 की, सही है। तुम कह रहे हो 1 खराब हो गया, सही है, 9 की। हमने बोला पोर्टल जाके चेक करो कितना को एक्सेस दिया, 10 को दिया हुआ था, पकड़ा गया। क्यों? क्योंकि एक सबूत था, क्योंकि एक सबूत, तभी तो हम कहते हैं उसको बुक कीपिंग करना। ऐसे अल्लाह वास्ते जाने देंगे तो हो गया काम। तो क्या अब ये अब इससे लिंक करो, उसको इससे लिंक करो, जो डोनेशन बॉक्सेस में पैसे आ रहे हैं क्या उसमें एम्बेजल यानी चोरी होने के चांसेस हैं? बिकॉज देयर इज नो रिसीट, देयर इज, तो आपको अंग्रेजी में लिखना होगा, risk of embezzlement as no receipt is generated for cash collected in donation box। ये बात याद रखिएगा, चाहे तो लिख लें अपने पास, लिखें अपने पास। risk of embezzlement as no receipt is generated for cash collected
इन डोनेशन बॉक्सेस। हाँ, अगर आपको सवाल में लिख के दे कि आप एक एनजीओ को ऑडिट करने गए और वहां पर डोनेशन कलेक्ट की जाती है डोनेशन बॉक्सेस में, तो आपके दिमाग में तो होगा वाह भाई वाह, डोनेशन बॉक्सेस में आते हैं, अपने पास लाके कल्टी कर देते हैं उसको, तो क्या रिस्क है? ये रिस्क है। सही है, ये सवालों में छुपा हुआ होता है। पर अभी तुम्हें प्रैक्टिकली बता दिया ना मैंने, क्योंकि तुमने कभी एनजीओ को ऑडिट नहीं किया ना, तो इसलिए तुम्हें बताता हूँ ये। अब तुम बताओ आयजा में क्या ये बात लिखी हुई थी स्टडी टेक्स्ट में? नहीं ना, वो तो बोलता है अंडरस्टैंडिंग को समझो, अंडरस्टैंडिंग की, इंडस्ट्री की, एंटिटी की अंडरस्टैंडिंग लो, एनवायरनमेंट की, खत्म। अच्छा, मुस्तफा कह रहे हैं, सुनिएगा, मुस्तफा कह रहे हैं तो इसको तो अवॉइड ही नहीं कर सकते, तभी तो रिस्क है। इस पे कंट्रोल लगाना बताऊं क्या होगा? कंट्रोल लगाना ये होगा कि आप इसको, इस डोनेशन बॉक्स को लॉक्ड रखें। नहीं नहीं नहीं, स्कैन कैसे, मतलब इतना भी, एक तो एडी फाउंडेशन है उस पर भी स्कैनर लगाएंगे? इधर सुनो, सीन ये है कि इस पे कंट्रोल्स लगाए जाते हैं, वो कंट्रोल्स में सिखाऊंगा। सही है, हर मसले के अगेंस्ट में क्या होगा? कंट्रोल होगा। अच्छा, आप देखो, इसी से बात निकली है, सब सारे काम बन गए। ये चीज सुनो, मेरी बात बहुत मजे वाली बात है, सुनो। जो मसला है वो रिस्क है। इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या लगाता हूँ? इस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए क्या लगाता हूँ? इंटरनल कंट्रोल लगाता हूँ। तुम्हें स्टैंडर्ड ये क्या है, इंटरनल कंट्रोल को समझो इसके बाद, क्योंकि अगर रिस्क के अगेंस्ट में कंट्रोल नहीं होगा तो वो तो गया, वहां पे सबसे ज्यादा रिस्क होगा। पहले बताओ ये बात समझ आई? खुद लॉजिकली सोचो, सीक्वेंस है इसकी भाई, अगर ये समझ आ गई तो गेम ही खत्म है ऑडिट में। मैं कह ही रहा हूँ, रिस्क है, उसको मिटिगेट करने के लिए क्या लगाऊंगा? कंट्रोल। तो दूसरी चीज वो क्या 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 समझो, कंट्रोल्स को। जो तुम्हें रिस्क पता लगे, अगर उसके अगेंस्ट में कंट्रोल है, मान लिया हमने, सही चीजें चल रही होंगी। कंट्रोल भी नहीं है तो मसले हैं, तभी हम कहते हैं सीक्वेंस है इधर। चलिए जी, ये लिख लिया। अब देखें, अगर ठेले के जरिए कैश आता है, यानी जो लागे लोग वहां पे खरीदते, तो उसमें क्या रिस्क है? कैश कलेक्टेड एट कियोस्क may be embezzled by the personnel collection cash donation। कलेक्टिंग होगा, ये कलेक्शन लिखा हुआ है, कलेक्टिंग, ये कलेक्टिंग होगा। सही है जी, ये आज ही बनाइए स्लाइड, तो इसलिए कलेक्टिंग। देखो ना, लॉजिक लगाओ खुद। पैसे बैंक अकाउंट में आ रहे हैं सीधे एडी के, तो रिस्क ही नहीं है, सेफली आ गया। डोनेशन में क्या रिस्क है? चोरी होने के। ऐसा ही है। और कियोस्क के जरिए क्या रिस्क है? वो भी तो बंदा ही लाके देगा, वो बंदा गायब कर सकता है, वो वाली बात हो रही है। सही है, जो रिस्क है वो आ गई है। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक? चलें, अब एक एक करके चीज सुने मेरी। ये तो बात मुझे आ गई इनवर्ड के तहत, ये इनवर्ड है। सही है, अब आगे सुने। पहले ऐसी मोटी मोटी बातें करते हैं। मैंने कहा पैसे आने पे रिस्क है, तो पैसे लगाने पे भी तो रिस्क होगा। आपने एनपीओ बखूबी पढ़ा हुआ मेरे से। सही है, ये तो ढीठ हो गए होगे। उसमें एनपीओ में मैंने आप लोगों को ये बताया कुछ स्पेसिफिक डोनेशन भी होती है ना। अच्छा, अब जो आज उसका काम आएगा, जिंदगी में कभी आया या नहीं आया, सुने। स्पेसिफिक डोनेशंस का मतलब ये है कि उस स्पेसिफिक पर्पस के लिए खर्च होंगी। फॉर एग्जांपल, मुझे मेडिसिन के लिए पैसे दिए गए हैं, तो मैं उसको, अच्छा कंडीशन लगाई गई है कि सिर्फ उस बंदे को ये मेडिसिन जाएंगी जो अफोर्ड नहीं कर सकता। क्या ऐसा हो सकता है? रेस्ट्रिक्टेड यूज, वेरी गुड। सुनो, क्या ऐसा हो सकता है जानी कि मैं एनजीओ में बैठा हुआ हूँ और कोई कंट्रोल नहीं है? कंट्रोल तो देखेंगे ना, बाद में सीखेंगे उसको। कोई कंट्रोल नहीं है और मैंने अपने एम्प्लॉयज को दे दिया, वो क्या करेगा? वो खुद इस्तेमाल तो नहीं करेगा, खाना थोड़ी ना ये खाएगा दवाइयाँ, वो आगे जाके बेच देगा। एक फ्री की चीज जो एनजीओ को मिली, उससे एनजीओ के लोग बेनिफिट, यानी जो आवाम है वो बेनिफिट नहीं ले रही है, एनजीओ के लोग ले रहे हैं। तो एनजीओ तो बनाया किसी मकसद से जाता है ना, इसका मकसद तो फौत हो गया। सही है, तो भाई ये वेलफेयर के लिए नहीं बनाया, ये लोगों के लिए बन गया फिर तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिस्क है किसी भी एनजीओ में? समझने के लिए कह रहा हूँ, क्या ये एनजीओ, किसी भी एनजीओ में क्या ये रिस्क है कि उसकी यूटिलाइजेशन एज पर ट्रस्ट डीड ना हो, या एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ डोनर ना हो? ऐसा है, ये रिस्क है ना। देखो, नॉर्मल बिजनेस सेंस सोचते हैं कि जो बिजनेस सेंस है वही रिस्क है। सही है, अच्छा ये बात याद रखिएगा, इसको आगे बताता हूँ। सही है जी, रिस्क क्या है? कि डोनेशन उस मकसद के लिए यूज ना हो जिस मकसद के लिए पैसे दिए गए। बस आगे सुने। फिर आपको मिलता है डोनेशन इन काइंड। मशीनरी मिल गई, आपको कहा कि भाई मशीन दे रहे हैं, मास्क बनाए, तो मशीन जो मिलेगी उससे एसिड तो डेबिट हो जाएगा, एसिड तो डेबिट होगा ना।
मेरा रिस्क ये है कि क्या एसेट अपनी फेयर वैल्यू पे सही डेबिट हुआ या नहीं हुआ, क्या मैं उसकी वैल्यूएशन का मसला हो सकता है, क्या वैल्यूएशन ऑफ, जब देखो कैश में तो मसला नहीं, कैश तो सीधा सीधा पैसा है, पीपी की वैल्यूएशन में मसला हो सकता है। कैसे मसला हो सकता है भाई, उसने हमने फेयर वैल्यू की क्या ली हो, गलत किया हो, मैंने आपको बखूबी सिखाया है, जब आपको एसेट ऐसे ही मिल जाता है ना एनजीओ में बगैर किसी कंडीशन के, तो सीधी सीधी इनकम होती है, सीधी सीधी क्या होती है, इनकम होती है। तो मुझे एक बार बताओ, पीपी डेबिट इनकम क्रेडिट, अब मैं बोलूं भाई 10 मिलियन का एसेट है, बात समझ आ रही है, तो इसका रिस्क दिखाने लगा हूं। इसका रिस्क क्या है भाई, इनहेरेंट रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क सर ने बात की तुम लोगों से, इनहेरेंट रिस्क होता है इनबिल्ड रिस्क। जैसे एग्जांपल है, तुम समझाना मुझे, समझना भी, सुनो, क्या मैं ये कह सकता हूं कि किसी भी एनजीओ में कैश की चोरी होने का रिस्क है, इनहेरेंट रिस्क, इनहेरेंट का मतलब यह है कि विरासत में, वो तो है ही है बाय डिफॉल्ट, ऐसा ही इसको मैं क्या कहता हूं, इनहेरेंट रिस्क। आगे सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, क्या फिर डोनेशन जो इन काइंड आएगा उसमें तो हमेशा वैल्यूएशन का मसला होगा। क्यों, फॉर एग्जांपल मुझे किसी मतलब बाहर अमेरिका के बंदे ने या लंदन में जो बैठा हुआ है वो मौलवी, उसने बोला भाई लो मेरी तरफ से मशीन है, उसने वहां पे कितने की खरीदी हमें नहीं पता, वहां यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या है हमें नहीं पता, तो आप इसको रीड करो, inherent risk that the donation income may be overstated by overvaluing the donation in kind। इसका मतलब समझ आया, पूरी अकाउंटिंग से लिंक किया है मैंने, डेबिट क्रेडिट, क्रेडिट ओवर वैल्यू हो जाएगा जब एसेट ओवर वैल्यू हो जाएगा, तो मुझे यही, अच्छा मैं कह रहा हूँ वाकई ऐसा हुआ होगा, नहीं रिस्क है। अच्छा अब तक कितने रिस्क हो गए, 3, पैसा आने का रिस्क बैंकिंग चैनल के थ्रू, डोनेशन इन बॉक्सेस और थ्रू कियोस्क। अच्छा डोनेशन इन बॉक्सेस में पैसे चोरी होने का खर्चा, अच्छा कियोस्क के जरिए बंदा छप्पर करेगा इसका मसला। अच्छा इनहेरेंट रिस्क वापस बता देता हूँ, कैसे वापस बता देता हूँ, सुनिएगा, इनहेरेंट वापस से, इनहेरेंट वापस बता देता हूँ, इनहेरेंट ये इसके नीचे लिखा हुआ है, सही जी, अभी बता देता हूँ वापस से, सुन लीजिए इनहेरेंट रिस्क क्या है, सुनिएगा भाई, एक एक करके देखते हैं ना, सुनिए इधर। मैंने ये कहा कि भाई अगर एक इदारा है जो कि कैश में ऑपरेट, चलो एआरटीटी की एग्जांपल है, सुनना, अज्यूम करूं और ऐसा हुआ भी है, आज से 6 साल पहले एआरटीटी का बैंक अकाउंट नहीं था, सिर्फ कैश में ट्रांजैक्शन होती थी, क्या इनहेरेंट क्या रिस्क था, कैश चोरी होने का, तुम कैसे बोल सकते हो इनहेरेंट रिस्क है, इतना ज्यादा कैश एक जगह पे रखोगे तो चोरी होगा, तो और सबसे आसान चीज है कैश को छप्पर करना, तो क्या इनहेरेंट रिस्क है। तो कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो इनहेरेंट बाय डिफॉल्ट होते हैं, उसको मैं क्या कहता हूँ, इनहेरेंट रिस्क। तो वो यही बताना चाह रहा है इसमें भी कि अगर पीपी जब आपके पास फ्री में आता है तो आपके पास खुली हवा में छूट होती है कि कुछ भी रिकॉर्ड कर लो, क्यों, क्योंकि आपको ना उसने वैल्यू बताई ना आपको पता है, तो आप फिर एस्टिमेट करते हो, आपको सर ने बताया तो है कि एस्टिमेट्स की वजह से ही तो हमारी इनहेरेंट लिमिटेशंस याद आ रहे हैं, इनहेरेंट लिमिटेशंस या याद नहीं आ रहा तुम लोगों को, इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट, यही है ना, तो वही तो इनहेरेंट रिस्क है। इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या है, बाय डिफॉल्ट ऑडिट की लिमिटेशंस, ये बाय डिफॉल्ट रिस्क है, क्लियर है, ऑनलाइन में जल्दी बताता हूँ, क्लियर दोनों बातें, एक एक वर्ड पे काम करना तो मसला नहीं है, बिल्कुल। तो वो एस्टिमेट यहीं पे लिंक हो गया ना, अगर मैंने गलत एस्टिमेट किया तो इनकम भी ज्यादा, बिल्कुल, चलें वेरी गुड, आगे देखें इधर, ये एक और रिस्क हो गया। अच्छा फिर तीसरा रिस्क मैंने क्या बताया था कि आप उसके मकासद के लिए उसको यूज नहीं करें, अदर देन उसको मकसद यूज करें, सही है, आगे चलें जी, कंडीशंस फॉर एग्जेम्पशन बाय रेगुलेटर और कंडीशन बाय ट्रस्ट डीड, सुनिएगा। अच्छा खुबैब कह रहे हैं ओवर वैल्यूएशन रिस्क है, तो मतलब सर एनपीओ भी अपनी डोनेशन ज्यादा दिखाना चाहता है, डोनेशन ने अपने पीपी को ज्यादा दिखाना चाहता है, इनकम बढ़ जाएगी अल्टीमेटली उससे, सही है खुबैब, आगे सुनेंगे फोकस के साथ। कंडीशंस फॉर एग्जेम्पशन बाय रेगुलेटर और कंडीशन बाय ट्रस्ट डीड, समझें इस बात को, हम जब मीन डोनेशन इन काइंड में जो पीपी मिलेगा उसको ओवरस्टेट किया होगा, बिल्कुल, आगे सुने, आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा इधर। मैं जब सेक्शन 42 के तहत कंपनीज एक्ट में अपने एनपीओ को रजिस्टर कराने गया, सही है जी, तो मुझे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के भी सेक्शन के तहत शेड्यूल 2 के हिसाब से मुझे एग्जाम्पशन मिलती है, एग्जाम्पशन मिलती है, पर आपको रेगुलेटर गवर्नमेंट ये कहती है कि बिला वजह एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, आपको मेरी कुछ कंडीशंस का पालन करना होगा, यानी कंप्लाई करना होगा, सही है जी, इधर हमने एक देसी लफ्ज लाए, सही है जी, इधर आपको मेरी कंडीशंस का ख्याल रखना होगा। उसने बोला भाई ऐसी क्या शरायत है मुझे भी बताओ तो मैं करूं,
रेगुलेटर ने ये कहा, सुनिएगा बहुत सुकून से, रेगुलेटर ने ये कहा, मैं तुमसे पूछूंगा अटेंटिव रहना, तुम लोगों ने जवाब देना है। रेगुलेटर ने ये कहा कि तुम्हारे एडमिन एक्सपेंसेस तुम्हारी डोनेशन के 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। तुम्हारे एडमिन एक्सपेंसेस तुम्हारी डोनेशंस के 15% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्या रिस्क है? एडमिन एक्सपेंसेस कम दिखाए होंगे क्या? सही कह रही है। रीजन क्या, कैसे पता तुम्हें? अंडर स्टेटमेंट ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस ऐसा ही है। खुद बताओ, जब एक कंडीशन लगा दी तो मैं अपने टैक्स बचाने के चक्कर में लाजमी उसको कम दिखाऊंगा। अच्छा मैं तुम्हें बताऊं, वेरी गुड यार, एग्जामिनेशन अवेल करने के लिए टोपी ड्रामे करेगा। तो ये हालात वाकयात से पता लगा ना। अब आगे सुने, एक और चीज, दो चीजें बता रहा हूं। पहली चीज, या तो ये तुम्हें बोल देगा कि रेगुलेटर ने कंडीशन लगाई है। दूसरा बोलेगा, जब ये जैसे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है ना कंपनी का, इसकी बनती है ट्रस्ट डीड, यानी जिसके तहत ये ऑपरेट होगा, इसके कौन कौन से ऑब्जेक्ट होंगे, तो वहां पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, यहाँ पे क्या होती है? ट्रस्ट डीड। तो ये कंडीशन या तो रेगुलेटर लगा देगा या तो आपकी ट्रस्ट डीड में लिखा। अगर ट्रस्ट डीड में लिखा है तब भी आपको करना है, रेगुलेटर कह रहा है तब भी करना है, पर आपको क्या पिक हो गया कि मसला होगा एडमिन में। अच्छा इसमें एक और रिस्क बता रहा हूँ, लिख लेना। एडमिन एक्सपेंसेस के अंडर स्टेटमेंट का तो मसला होगा, क्लासिफिकेशन का भी मसला होगा। एडमिन वाला खर्चा सेलिंग में डाल दिया हो, नहीं आई बात समझ? एडमिन वाला खर्चा किस में डाल दिया हो? सेलिंग में। तो भाई खर्चा हुआ, मैंने उसको रिक्लासिफाई कर दिया, मिस क्लासिफाई कर दिया, यानी ऐसा ही है ना। तो भाई आपको, अच्छा ये वही वाली बात हो गई कि पीपी को मैंने बायोलॉजिकल एसेट में डाल दिया, इंटेंजिबल में डाल दिया, ये सारी चीजें क्लियर है। अच्छा जी, यानी आपको इस बात का ख्याल रखना है, यानी यूं कह लो बैंक को कैश में दिखा दिया, कैश को बैंक में दिखा दिया, अलग अलग बातें हैं। सही है जी। इधर यानी जब भी आपके पास किसी सवाल के अंदर, अच्छा ये काम तुम्हारे लिए इसलिए किया है कि मैंने सारी अकाउंटिंग बॉडी के पास पेपर देखे, प्रैक्टिकल लाइव देखी, जो जो रिस्क निकलते चिपका दी। सही है, तो तुम्हें जो जो चीजें हैं वो तुम्हें सामने है। अब सुनिए एक एक करके। क्या मैं कह सकता हूँ जब भी कोई ऐसी कंडीशन तुम्हें सवाल में दिखे तो क्या उसमें रिस्क होगा अंडर स्टेटमेंट ऑफ एडमिन एक्सपेंसेस का, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है। और दूसरा किसका? रिक्लासिफिकेशन का, मिस क्लासिफिकेशन का। तुम इसको कहोगे मिस क्लासिफिकेशन। सही है जी। भाई ऑनलाइन वालों यहाँ तक कोई पंगा जल्दी बताइए, क्लियर है? चलें जी इधर देखें, लिमिट ऑन एडमिन एक्सपेंसेस रिस्क ऑफ मिस क्लासिफिकेशन एक्सपेंसेस, यही है भाई। चलिए जी आगे, कंडीशन फॉर विथहोल्डिंग टैक्स डिडक्शन। अच्छा एक और चीज सुनिएगा, रेगुलेटर आपको ये कहेगा मैं तेरे को टैक्स की डिडक्शन दे दूंगा, पर सुनना एक बात, जो भी चीज तुम किसी से परचेज करोगे ना तो तुम्हें उसको पेमेंट करनी होगी। यानी मैं एनजीओ चला रहा हूँ, सही है, मैंने कोई पीपी परचेज किया, एनजीओ के लिए परचेज कर सकता हूं मैं, मुझे उसको पेमेंट करनी है। टैक्स वाले ने मुझे कहा है कि तुम विथहोल्डिंग एजेंट हो। तुम कौन हो? विथहोल्डिंग एजेंट हो। टैक्स वाले ने मुझे कहा कि तुम्हें टैक्स की माफी है, सब्जेक्ट टू कि तुम हर पेमेंट पे जितना टैक्स काटना है वो काट के मुझे टाइमली जमा भी कराओगे, मुझे टाइमली जमा भी कराओगे। पहले बताओ ये कहानी समझ आई? ये कंडीशन है। अच्छा अब मैं यहां बोल के रुक जाऊं, तुम्हें क्या रिस्क है? क्या रिस्क है? मैं यहां पे बोल के रुक गया, मैंने बोला क्या? टैक्स वाला कह रहा है तुम्हें टैक्स की माफी है, सब्जेक्ट टू के जितना टैक्स डिडक्ट करना चाहिए था तुमने किया और टाइम पे जमा भी करा दिया। रिस्क ये है कि हमने विथहोल्ड ना किया हो। दूसरा रिस्क ये कि टाइम पे जमा, तो भैया रिस्क लिखोगे ना, यही तो बात है। देखो मेरे को बचत करनी है अपनी, ये क्लाइंट बन के सोचो, वेरी गुड, सुनो क्लाइंट बन के सोचो, एनजीओ बन के सोचो, मैं एनजीओ हूं, मुझे गवर्नमेंट कह रही है कि भाई तुम्हें टैक्स माफ है, तुम्हें टैक्स, पर दो शर्तें हैं, एक एडमिन एक्सपेंसेस की, वो तुम्हें बता दी, दूसरी शर्त कौन सी है? टैक्स विथहोल्ड करके टाइम पे जमा कराने की। अच्छा तो बीइंग एन ऑडिटर मेरा क्या रिस्क है? नहीं करा जमा, बीइंग एन ऑडिटर मेरा क्या रिस्क है? सुने, बीइंग एन ऑडिटर मेरा रिस्क ये है, समझिएगा, बीइंग एन ऑडिटर मेरा ये रिस्क है कि अगर टैक्स आपको एनजीओ कह रहा है, प्लीज सुनिएगा बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर एनजीओ वाला आपको ये कह रहा है कि मैंने टाइम पे जमा भी करा दिया, मैंने डिडक्ट भी कर लिया, आप उस रिपोर्ट पे साइन करके दे रहे हैं, तो आप कह रहे हैं, आप ये कंफर्म कर रहे हैं गवर्नमेंट को, लोगों को, कि इनका टैक्स माफ था। ये कौन कंफर्म कर रहा है? ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिख के दे रहा है कि ट्रू एंड फेयर रिव्यू है, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क था उसके तहत बने हुए हैं। तो मुझे एक बात बताओ, जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क था उसके तहत है या नहीं है? नहीं है, क्योंकि टैक्स लगना चाहिए था जो कि लगा नहीं है। तो तुम्हें ये रिस्क है ना
क्या टैक्स लगना चाहिए था, लगा नहीं है, तो फिर रिस्क भी तो यही है कि भाई जो एप्रोप्रिएट डिडक्शन होनी थी वो नहीं हुई, और जो डिडक्शन हो गई वो जमा टाइम पे नहीं हुई। बात क्लियर है भाई? ऑनलाइन में जल्दी बताओ, ये बात क्लियर है? ये बहुत बारीकियां हैं इसके अंदर एनजीओ में, तभी मैं डिटेल में करवा रहा हूँ। जल्दी बताओ ऑनलाइन में क्लियर है ये? यानी क्या मैं ये कह सकता हूँ, मैं सिंपल तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हें पिक हो जाएगी ये बात। तुम्हें सिंपल इस चीज का ख्याल रखना है। पहली चीज, जो कंडीशन लगाई हुई होगी ना, क्लाइंट तुम्हें झूठ बोलेगा कि मैंने वो कंप्लाई, जो वो कंप्लायंस की बात कर रहा है वही तुम्हारा रिस्क है, चाहे वो एक कंडीशन हो, दो हो या तीन हो। बात क्लियर है? चलो आखिर बात, एडमिन एक्सपेंसेस पे क्या रिस्क है? मिस क्लासिफाई कर दी हो या अंडर एस्टेट किए हो। अच्छा तो फिर मुझे बताओ विथहोल्डिंग पे क्या रिस्क है? उसने विथहोल्ड ना किया हो फिर भी कह रहा है किया है। अच्छा, और या तो टाइम पे पेमेंट बोला भी 15 दिन में जमा कराना था, नहीं करवाया, तो तब भी तो टैक्स लगना चाहिए था ना। तो बात समझ आ रही है पूरी? इसलिए हमारा रिस्क है। मैंने लॉजिक बताऊं कि रिस्क क्यों है जी। टैक्स पे कर रहा था, नहीं नुकसान तो नहीं करेगा ना एनजीओ। देखो एक सवाल आया इनका ऑनलाइन वालों के, भाई अपनी जेब से पे किया हो, तो वो तो हो गई ना, वो तो खत्म। हमारा वो रिस्क ही नहीं है। हमारा रिस्क क्या है कि टैक्स लगना चाहिए तो नहीं लगा। सही है? खुद भी लॉजिकली सोचो, क्लाइंट को नुकसान कर, ज्यादा टैक्स क्यों देगा? तुम बोलो कम देगा, यही तो रिस्क कम दे रहा है। सही है? चलिए जी। अच्छा भाई सर, मतलब कंडीशन पूरी नहीं करनी होंगी लेकिन शो करेगा कंडीशन, बिल्कुल ऐसा ही। कुबैब क्या कुबैब सही कह रहे हैं कि कंडीशन पूरी नहीं होगी फिर भी बोलेगा कि, तो यही तो हमारा क्या है, रिस्क है। सही है सर? सेक्शन 42 की अकॉर्डिंग जो वाइंडिंग अप के प्रोविजन है, फॉर एग्जांपल ट्रांसफर ऑफ एसेट्स और वाइंडिंग अप, उसमें थर्ड पार्ट में फॉल करेगा। यानी तू लॉ पे कहां पहुंच गया? वाइंडिंग अप नहीं, अभी पहले एनजीओ को चलने दो। इधर 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 सुनो। तुम्हें क्या लगता है एनजीओ पे क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बैठे हुए होते हैं या वॉलंटियर्स होते हैं? देखो मैं, जाहिर सी बात है अगर अच्छा काम करना तो मैं अपने हिसाब से ही कर लूंगा ना, मैं एनजीओ पे जाके क्यों जॉब करूंगा? समझे? सीधी सी लॉजिकल बात है। सुने, अब मुझे एक बात बताओ, वॉलंटियर्स होते हैं और आपको पता है कि जिसको या तो धोखा मिलता है या जो दचका खाया हुआ होता है वो जाके एनजीओ में फलाह बहबूद के काम कर रहा होता है, यानी उसको अब जिंदगी में सिर्फ सवाब चाहिए होता है। सही है? क्योंकि उसकी बाकी ख्वाहिशात खत्म हो जाती हैं। तो मुझे एक बात बताएं सुकून से, इधर प्लीज फोकस के साथ देखें, ये समझाने के लिए आपके लिए बेहतरीन है। इधर सुनिएगा प्लीज फोकस के साथ। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इन एक्सपीरियंस और लिमिटेड स्टाफ से मतलब क्या है कि उनको अकाउंटिंग नहीं आती होगी? क्या मैं कह सकता हूँ इन प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बने हुए होंगे? ऐसा है? अच्छा मैं कह रहा हूँ वाकई में ऐसा होगा? रिस्क है। अच्छा आप सुनो, तुम्हें सवाल के अंदर लिख के देता है कि इन एक्सपीरियंस स्टाफ रखा हुआ है, इन एक्सपीरियंस स्टाफ रखा हुआ है, तो क्या रिस्क है? इम्प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स होने का। इम्प्रॉपर अकाउंटिंग, देखो तुम्हें ये पता कैसे लग रहा है? क्योंकि सवाल में तुम्हें लिख के देगा। अब ऐसे ही ये बेवकूफी नहीं करना है एग्जाम के अंदर कि इसने तुम्हें स्टाफ का नहीं बताया और तुम फिर भी कह रहे हो। सही है जी? इधर अच्छा भाई आगे देखिएगा, कश्यप कह रही है सर जॉब लॉ ने बोला है कि सेल्स का XYZ परसेंटेज आपका एक्सपेंस होना चाहिए। सुनिएगा, कश्यप कह रही है कि सर जब लॉ ने बोला है कि सेल्स का XYZ परसेंटेज आपका एक्सपेंस होना चाहिए तो इसमें अंडर स्टेटमेंट का रिस्क होगा। मतलब वो शेयर होल्डर्स को नहीं, आवाम को, शेयर होल्डर्स या नहीं होते, तो ये धोखा दे सकते हैं जानबूझकर एक्सपेंस कम रिकॉर्ड करके ताकि प्रॉफिट ज्यादा है। नहीं, उन्होंने एडमिन एक्सपेंस जानबूझ के ज्यादा कर लिए होंगे या जानबूझ के भी नहीं कर लिए होंगे, अब उसको छुपाने के लिए मिस क्लासिफाई करेंगे। सही है? ये मसला है। अच्छा जी प्लीज, ओए अभी बंद नहीं करना, अभी 1-2 मिनट है इसमें। नहीं 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 नहीं, 6 बजे अभी एग्जैक्ट 2 मिनट दे दो, 2 मिनट 2 मिनट, यानी खत्म, आखिरी पॉइंट है ना, खत्म हो जाएगा। सुने इधर, मेरे साथ खाली हो यार तू, इधर। अच्छा भाई प्लीज इधर, यानी बातें नहीं बातें नहीं, इधर इधर देखो सब, इधर जल्दी। एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे या कम? अच्छा भाई देखो कश्यप, सिंपल दिमाग लगा लो, आई थिंक तुम्हें रोजा लग रहा है बहुत। इधर कश्यप सिंपल एक बात सोचते हैं। अच्छा इधर खामोशी क्या करनी है? इधर कश्यप लॉजिकल सी बात है, आप एक एनजीओ चला रही हो, मैंने आपको हवाले कर दिया एनजीओ, मैंने आपको कहा कि भाई 100 रुपए की सेल है तो 15 रुपए के एक्सपेंसेस होने चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। आपने कहा कि सर जब मुझे 100 रुपए दे के चले गए, सर ने भी लोगों से ही लेके दिए, आवाम के पैसे सर के हैं भी नहीं, तो मैं काम यही करती हूँ कि भाई मैं 50 रुपए के फ्राइज खा लेती हूँ, तुमने मंगवा के खा लिए। सही है? तो तुमने कितने ज्यादा खर्च कर लिए कश्यप? 35 रुपए, जबकि तुम्हें खर्च मैक्सिमम कितने करने चाहिए थे? 15। तो मुझे एक बात बताओ, अब तुम ये हरकत करोगी, सुनना मेरी बात, तुम हरकत ये करोगी कश्यप कि तुम उसको मिस क्लासिफाई करने की क्या करोगी?
कोशिश करोगी और मिस क्लासिफाई करके टेक्निकली अपने एक्सपेंसेस को अंडर स्टेट दिखाने की कोशिश करोगी। क्लियर है कश्यप? जल्दी बताओ। अभी ऐसी एग्जांपल देनी पड़ती है ना ताकि उसका दिमाग चले। चलें अब सुने, आखिरी में जल्दी सुने। मैंने इनएक्सपीरियंस स्टाफ को बताया, सुनिएगा। इनएक्सपीरियंस स्टाफ में सबसे पहले कहता है कि भाई ट्रांजैक्शंस में नॉट बी रिकॉर्डेड प्रॉपर्ली और ऑन टाइमली बेसिस। अब दूसरी चीज सुनो, लिमिटेड स्टाफ। किसकी बात कर रहा हूं मैं? लिमिटेड स्टाफ की। सुने, अब अगर मैं आपको ये बात कहूं कि किसी एनजीओ में 2 स्टाफ है बस, या एक ही है जो पैसे कलेक्ट भी कर रहा है, रिकॉर्ड भी कर रहा है, तो आपको मैं एक अगर बात समझा सकूं, क्या आप ये बात समझ सकते हैं कि जो बंदा पैसे कलेक्ट कर रहा है वो अपने हिसाब से जितने उसको गुल्लक में रखने होंगे रखेगा और रिकॉर्ड भी उतने ही करेगा? इसको हम कहते हैं लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी। इसको हम क्या कहते हैं? लैक, यानी यहाँ पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा हो कि रिसीव करने वाला अलग, रिकॉर्ड करने वाला अलग और जो अपने पास सेव करने वाला अलग, इसको हम क्या कहते हैं? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। तो क्या ये अच्छा है या कम बंदों का होना अच्छा है? ये अच्छा, सेग्रीगेशन होना अच्छा है। अच्छा, तो यानी आपको ये बात प्लीज याद होनी चाहिए कि अगर किसी एनजीओ के सवाल में या इवन किसी नॉर्मल कंपनी में भी आप देखें इनएक्सपीरियंस स्टाफ है, दूसरा लिमिटेड स्टाफ है, तो इनएक्सपीरियंस स्टाफ का शामिर बताओ कि क्या रिस्क है? गलत। मैं इनएक्सपीरियंस स्टाफ को ऑनलाइन तुम भी बताओगे जी। अकाउंट्स प्रॉपर मेंटेन और टाइमली अपडेटेड नहीं होंगे। अच्छा, तो फिर मुझे एक बात बताओ, फिर इसका क्या रिस्क है जब हम बात करते हैं कि लिमिटेड स्टाफ है? सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं होगी, ये बात बिल्कुल सी। अच्छा जी, अब देखो कश्यप कह रही है वो मिलके तो फ्रॉड कर सकते हैं, इसको हम कहते हैं कोल्यूजन। ये फ्रॉड रिस्क है। ये कहां पढ़ाऊंगा? फ्रॉड में, फ्रॉड के चैप्टर में बिल्कुल आएगा। सही है जी, मिलके फ्रॉड करने को हम कोल्यूजन कहते हैं। आखिर में जल्दी आखिरी चीज है, फिर ये खत्म हो गया था। सुने क्या लिखा हुआ है? कंडीशनल डोनेशन, ये बात की हमने। इसमें क्या रिस्क होता है? बेनिफिट विल बी गिवन टू बेनिफिशियरीज विदाउट कंडीशंस बीइंग फुलफिल्ड बाय बेनिफिशियरीज। यानी मैंने मेडिसिन सिर्फ उसको देनी है फ्री में जो कि नीडी है। मैंने क्या किया, ना उससे कोई डॉक्यूमेंट्स लिए, ना उसकी वेरिफिकेशन की। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने किसी एक्सवाईजेड बंदी को बोला हुआ है कि भाई कोई बंदा आए नीडी हो तो उसको फ्री में एक्सेस दे देना। सही है। अब जिसको बिठाया हमने वो सारी लड़कियों को एक्सेस दिए जा रहा है, उसकी नजर में सब नीडी हैं। सही है, तो वो एक्सेस दिए जा रहा है। तो भाई क्या, मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हारे सामने क्या ये गलत है? सही है? गलत है। तो आप एक बात याद रखें, जल्दी से कंक्लूड करने से पहले मैं क्लास ऑफ करता हूँ, खाली 2-3 चीजें मुझे बता दो। एनजीओ में सबसे एंटर होने से पहले क्या रिस्क है? जल्दी, एंटर होते ही कैश का। अच्छा, कैश के बैंकिंग चैनल वाला, डोनेशन बॉक्सेस, और अच्छा एक एक करके पूछूंगा, डोनेशन बॉक्सेस में क्या रिस्क है? नहीं, जल्दी ऑनलाइन हो, जल्दी बताओ। एम्बेजलमेंट का। किसका? एम्बेजलमेंट का। अच्छा, कियोस्क में क्या रिस्क है? जो कलेक्ट कर रहा है बंदा वो एम्बेजल कर रहा है। दोनों में फर्क है। हाँ, दोनों में फर्क है। चलिए जी, तीसरा, मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे डोनेशन इन काइंड मिल रहा है क्या रिस्क है? वैल्यूएशन, रिस्क ऑफ वैल्यूएशन है, इनहेरेंट रिस्क ऑफ वैल्यूएशन है। सही है जी, ये हो गया, ये साइड में कर दिया। मुझे एक बात बताओ, इनएक्सपीरियंस स्टाफ हो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन नहीं हुए होंगे। यार ये देखो, याद रखना है, वही तो है इम्प्रॉपर ना, इम्प्रॉपर। अच्छा सुने, इसके बाद इम्प्रॉपर का हो गया। अब आगे चलते हैं। मैंने कहा लिमिटेड स्टाफ है, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ड्यूटीज है। सही है जी, चले ये भी साइड में लगा दिया। इसके बाद मैंने ये कहा कि भाई आपके पास कंडीशंस हैं, सुनना, कंडीशंस हैं कुछ, या लॉ ने लगाई हूं या ट्रस्ट डीड ने लगाई हूं। अच्छा, पहली कंडीशन, आपके एक्सपेंसेस परसेंट से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मिस क्लासिफिकेशन और अंडर स्टेटमेंट का रिस्क। लॉजिकल सी बात है, क्योंकि ऐसी बात है वरना मेरा लाइसेंस रिवोक हो जाएगा, या वो कंडीशन पूरी नहीं हुई तो वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे टैक्स जमा कराना है और डिडक्ट भी करना है, क्या रिस्क है? टाइमली डिडक्ट नहीं हुआ होगा। अच्छा, अगर मैं ये कहूँ एक तो इनएक्सपीरियंस स्टाफ है, उसको डिडक्ट भी करना है, जमा भी करना है, तो ये तो वाकई रिस्क है कि एक तो इनएक्सपीरियंस है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स भी प्रॉपर नहीं होंगे, दूसरा उसने डिडक्ट भी नहीं किया होगा, उसने जमा भी हो सकता है, माइट भी। अच्छा, अगर मुझे डोनेशन मिला है इस कंडीशन पे कि ये करोगे तो देना, तो देयर इज अ रिस्क
that benefit might have been provided to the individuals who have not fulfilled the conditions. क्लियर है? ये था आपका नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का। इसके बाद हम अगली क्लास में पास पेपर करेंगे इसका। सही है जी? चलें जी, कल लगाऊंगा। चलें जी, अल्लाह हाफिज़ जानी। कल सुबह नहीं है।